देख रहे हैं जहाने रमज़ान और आज भी हम 365 पे हैं और आज भी मैं हूँ जाले सरहदी और मेरे साथ है मंशा पाशा। और आज जो है दूसरा जुम्मा है रमज़ान का। बिल्कुल। तो आपको जुम्मे की भी बहुत बहुत मुबारकबाद। और इस इम्पॉर्टेंट दिन पे जुम्मा हमेशा इम्पॉर्टेंट होता है यू नो क्योंकि एक पहले तो छुट्टी हुआ करती थी तो हमें जल्दी छुट्टी मिल जाया करती थी स्कूल में। हाँ। अभी भी हालांकि छुट्टियां जो है वो हमने संडे पे मुंतकिल कर दी है। आई थिंक बिजनेस की वजह से दुनिया भर जो है संडे को खुला होता है, लेकिन वो जुम्मा जो है वो छुट्टी वाला दिन ही लगता है। हाँ। फीलिंग वैसी आती है और लोग भी उतने स्लो होते हैं। हाँ, लोग भी स्लो होते हैं और सारी चीजें बंद भी थोड़ा जल्दी हो जाती हैं। हाँ, बैंक्स भी बंद हो जाते हैं और जो शॉप्स वगैरह हैं वो भी देर से खुलते हैं इसी वजह से। सो मैं ना सोच रही थी और हमने मंशा और मैंने ये इरादा किया कि आज जो है हम टॉपिक जो है वो दुआ के हवाले से करें। ठीक है कि दुआ की फजीलत और अहमियत क्या है और किन लोगों की दुआ कबूल होती है और कोई ऐसे स्पेशल औकात हैं जब आपको दुआ मांगनी चाहिए और वो कबूलियत के वक्त होते हैं। लेकिन उसके साथ साथ जिस बात को हम हमेशा तर्क कर देते हैं और जिस पे रोशनी डालना बहुत ज़रूरी है बिकॉज दैट इज़ एक्चुअली द एप्लीकेशन ऑफ दुआ डेफिनेटली। और वो है सॉरी और वो क्या है? क्या एप्लीकेशन ऑफ दुआ इज एक्चुअली डूइंग समथिंग। आप अगर खुद आप देखिए, कुछ लोग होते हैं जो, मैं तो बिल्कुल जोन आउट हो गई एक सेकंड के, कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ इंटेंशन करते हैं और कहते हैं यार मेरा ये नहीं होता, मेरा वो नहीं होता, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती है जिनके लिए आपको खुद जद्दोजहद करनी होती है, आपको पहल करनी होती है, आपको यू हैव टू वर्क ऑन इट और उसी तरीके से आपकी वो दुआ पूरी होगी। लेकिन मैं इस वक्त एक जाले को इंसिडेंट बताऊं और आप सबको भी कि मैं छोटी थी जाले और मैं कार्टून्स देखती थी ना, तो उसके दौरान एक ऐड आती थी ऑफ दिस प्लेस। ठीक है, अब मुझे पता नहीं था वो कोई गाना, हाँ एक गाना चलता था जिसमें एक कोई जगह थी, अब मुझे नहीं पता कि वो जगह का क्या है। हाँ। और मुझे याद है उस गाने के दौरान ना वो एक स्ट्रीट थी जो ऐसे नीचे की तरफ जाती थी और वो बॉल्स फेंक रहे थे और वो सारे बॉल्स जो है ना नीचे उस बाउंस कर रहे थे और मैंने अपने जहन में सोचा कि यार ये जगह इतनी खूबसूरत है, आई रियली होप दैट वन डे मैं ये जगह देख सकूँ। अच्छा, उस वक्त हमारे कुछ जो है ना हालात फाइनेंशियली इतने अच्छे नहीं थे। हाँ। तो इट वाज लाइक बड़ी डिस्टेंट ड्रीम कि मैं वहाँ जाऊँ और ये सिर्फ एक थॉट था मेरे जहन में। मैनी ईयर्स लेटर मैंने स्कॉलरशिप पे जब गई अमेरिका तो हाँ। जैसे कि हम ट्रिप्स लेते हैं, हम ऐसे ही एक ट्रिप थी, मेरी दोस्त ने कहा कि यू नो हम यहाँ ट्रिप ले रहे हैं ये वो, और उस वक्त मैं दे सक रही थी वो पैसे। मैंने कहा हाँ ठीक है चलते हैं। आई वॉज ऑन दैट एग्जैक्ट स्ट्रीट और जब मैं वहाँ पहुंची मैंने कहा ये इतनी फेमिलियर क्यों लग रही है मुझे, और मुझे रियलाइज भी नहीं हुआ बचपन की दुआ वो बाद में जाके जो है वो कबूल हुई। और जाले अगर आपके इंटेंशंस अच्छे होते हैं ना और आपका दिल साफ होता है, आप दुआ मांगते हो, तो हमने ये भी मालूम करना है, हमारे पास एक रिलीजियस स्कॉलर आएंगे कि बद्दुआ भी कबूल होती है कि नहीं, ये भी मालूम करना बहुत जरूरी है। अच्छा, मेरे पास एक जोक है जो मैं सुनाना चाहती हूँ और मैं सबको सुनाती हूँ ये जोक, ठीक है, और वो इसी चीज़ पे है कि आप जो है वो हर चीज़ जो है वो इन्हिसार अगर दुआ पे कर देंगे तो ये कहा जाता है कि अल्लाह मदद उनकी करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। ये स्टेटमेंट क्यों भुला दिया जाता है? सो एक शख्स था मंशा, ठीक है, और उसके इलाके में जो है वो सैलाब आ जाता है। अच्छा। सही, पानी यहाँ तक होता है तो लोग कश्तियों में जा रहे होते हैं और उससे कहते हैं तुम आ जाओ हम तुम्हें बचा देंगे। कहता है नहीं, मेरा अल्लाह देख रहा है। उसके बाद पानी यहाँ तक होता है तो लोग मोटर बोट्स पे जा रहे होते हैं, वो कहते हैं तुम आ जाओ। कहता है नहीं, मेरा अल्लाह देख रहा है। पानी यहाँ तो होता है तो शिप जाती है, उनको भी यही जवाब देता है। हवाई जहाज आता है, सब कुछ होता है, लेकिन वो नहीं मानता और उसका जवाब हमेशा यही होता है कि मेरा अल्लाह देख रहा है। फाइनली पानी सर से गुजर जाता है तो भाईजान जो है वो इंतकाल फरमा जाते हैं। तो वो अल्लाह की बारगाह में जाते हैं और वहाँ जाके कंप्लेन करते हैं कि देखिए अल्लाह मियाँ, आपने तो मुझसे ये कहा था, हमेशा हम सबसे ये कहा था कि मेरी बारगाह में दुआ करोगे और दिल से दुआ करोगे तो वो कबूल होगी। हाँ। तो अल्लाह मियाँ का जवाब ये था कि वो एक किश्ती, एक जहाज़, एक बहरी जहाज़, एक हवाई जहाज़, एक हेलीकॉप्टर किसने भेजे थे। हाँ। तो कभी कभार इशारे समझना भी बहुत ज़रूरी होता है और ख़ुद से डिसीजन लेना, क्योंकि हम अशरफुल मखलूक़ात हैं और हम में अक्ल भी इसीलिए दी गई है। वी आर दी ओनली क्रीचर्स हु कैन हैव अ चॉइस इन द मैटर। सो इस चॉइस के हवाले से नाज़रीन हम आज बात करेंगे और दुआ के ऊपर भी हम रोशनी डालेंगे। बट अभी वक्त हुआ जाता है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक से वापस आएंगे, कहीं मत जाएगा। आप देख रहे हैं जहाने रमज़ान, सो स्टे ट्यून्ड। लम्याती नज़ीरो काफ़ी नज़रिन
मिसले तो न शुद्ध पैदा जाना, जगराज को ताज तोरे सर सोहे है, तुझको शहे दो सरा जाना, लम्याती अल बाहरो अला वल मौजो तवा, मन बेकसो तूफान हो शरुबा, मन बेकसो तूफान हो शरुबा, मंझधार में हूँ बिगड़ी है हवा, मंझधार में हूँ बिगड़ी है हवा, मोरी नैया पार लगा जाना, लम्याती नज़ीरो काफ़ी नज़र, मिसले तो न शुद्ध पैदा जाना। माशाल्लाह माशाल्लाह, that was so nice. Thank you. अच्छा, हमारे साथ हाँ जी जी हमारे साथ एक गेस्ट भी मौजूद है, जो अब गेस्ट नहीं है, हमें लगता है कि हमारे खानदान का हिस्सा है। हम इनको टीज करके नाजिया एंड ज़ोहेब कहते हैं, वैसे है तो ये नादिया और ज़ोहेब। ज़ोहेब कैसे हैं आप आज? मैं ठीक ठाक हूँ माशाल्लाह, अल्लाह तौफीकात में इजाफा करे आपकी। ज़बरदस्त आपने कलाम पढ़ा है। थैंक यू ज़ोहेब। और मैं ज़ोहेब के बारे में आप लोगों को बताती चलूँ कि इनका नाम ज़ोहेब हसन है, तो एक वजह की हामिल है ये, क्योंकि इनकी आवाज़ भी बहुत अच्छी है, तो हम चाहेंगे कि आप भी कोई कलाम। आपकी आवाज़ सुनने के बाद तो जरा घबराहट सी हो रही है। कंपटीशन नहीं है ये। देखिए, हम जब मेकअप रूम में होती है तो आपकी बूमिंग वॉइस वहां तक सुनाई देती है। अच्छा, थिएटर से कोई लेना देना रहा है कभी? ऐसी बूमिंग वॉइस एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज बहुत की है, स्पीच वगैरह, ये वो डिबेट और सारी चीजें। हाँ हाँ, डिबेटर वाली आवाज़ है आपकी। आपको मैं जरा माइक नहीं, देखें, ये तो हो ही नहीं सकता ना, और ये कंपटीशन तो है नहीं, ये तो आज जुम्मे का दिन है, जुम्मे का रोज है, कोई ना कोई फेवरेट कलाम होता है सबका, तो प्लीज तो दुरूद पहले पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। एक कोशिश है, हमारे बड़े ज़बरदस्त नात ख़्वां और पहले तो सिंगर थे जुनैद जमशेद, और उसके बाद जब वो नात खानी में आए तो उन्होंने अपना नाम कमाया, एक हादसे का शिकार हुए। खैर, उनकी एक नात है, मोहम्मद का रोज़ा करीब आ रहा है, बुलंदी पे अपना नसीब आ रहा है, फरिश्तों ये दे दो पैगाम उनको, खबर जाके दे दो उनको, फरिश्तों के खादिम तुम्हारा सईदा रहा है, मोहम्मद का रोज़ा करीब आ रहा है, बुलंदी पे अपना नसीब आ रहा है। थैंक यू सो मच। भाई देखें, हम लोग का जो आज टॉपिक भी है वो भी दुआ के हवाले से है, तो ये आपके दिल से आती है बात। बिल्कुल। So, जब तक जो बात निकलती है असर रखती है, Exactly. पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। वाह, ये अच्छा, ये शेर व शायरी से तो मतलब मैंने बड़ी कोशिश की है वैसे अपनी जिंदगी, बड़े अप्रोप्रिएट मोमेंट पे जो है ना, बड़े सोच समझ के यहाँ ये बड़ी ये स्किल है एक्चुअली, हर किसी की बस की बात भी नहीं है। हाँ, बस ये अच्छा शेर याद रखने की मैं कोशिश करता हूँ, उसको बार बार पढ़ के और आ जाए, क्योंकि ज़रूरी है आपके लिए। मैं ये कहता हूँ कि लोग थोड़ा दूर हो गए इससे, शेर व शायरी से, और
उर्दू ज़बान से अदब से दूर हो गए, तो ये गलत है हमारी। जी और भाई हमारी उर्दू ज़बान इतनी खूबसूरत है, हम लोग सबका ताल्लुक जो है वो ऐसे टाइम से रहा है जब अंग्रेजी का ज़्यादा जोर हम पे पड़ा, और स्कूल्स में जो है वो हर चीज़ जो है वो आधे अंग्रेजी हो गए, आधे उर्दू हो गए, कहीं के नहीं रहे। सिर्फ उर्दू जो है वो अब उर्दू में होती है, वरना इस्लामियात भी जो है वो इंग्लिश में होती है। तो मुझे जो है ना कोशिश करनी पड़ी थी जब मैंने स्टार्ट लिया था ना। नहीं मैं बताती हूँ क्यों। जी जी सही है। मैं आपको ऑनेस्टली बताती हूँ ये एक कॉन्शियस एफर्ट था कि क्योंकि हम लोग के इर्द गिर्द सारे जो है वो अंग्रेजदान हो गए थे और अंग्रेजी को एक सर्टेन लेवल भी दे देते हैं, हालांकि जबान है, कम्युनिकेशन का तरीका है, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं, स्टेटस सिंबल नहीं है जी। सो मुझे ना कॉलेज में अपने जाके पढ़ना पड़ा, हमारे पुराने जो ग्रेड से मानो कुदसिया हो गए, सादत हसन मंटो हो गए, खुशवंत सिंह बेदी हो गए, अमजद जी, मतलब इतने सारे जो है हो गए, फैज हो गए, सब रटे मैंने, हबीब जालिम हो गए, याद कर करके फराज हो गए। हाँ फैज अहमद, ये क्या कि सबसे बयां दिल की हालतें करनी, फराज तुमको ना आई मोहब्बतें करनी। अच्छा आप खुद वैसे शेर लिखते हैं? क्योंकि जो लोग शायरी जो पसंद करते हैं ना, वो ऐसे हो ही नहीं सकता कि उन्होंने कभी ना कभी कोई शेर ना लिखा। असल में देखिए अच्छी शायरी जिन्होंने पढ़ी है ना, तो वो अच्छी शायरी पढ़ना और सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं। लिखने में फिर उनको एहसास होता है कि शेर कहना आसान बात नहीं है। आसान नहीं है। अच्छा एक्सपेक्टेशंस इतनी हाई होती है ना। भाई देखिए शायरी ताज़ा ज़मानों की है मेहमान फराज, ये भी एक सिलसिला कुन फयकूं है, यूं है, यानी ये आने वाले वक्त का शायर जो है ना, एक तख्लीकी एक जो उसके अंदर सलाहियत है। खैर आप दुआ की बात कर रही थी, शायरी की बात नहीं मैं इधर इसकी बात भी ना, मैं भी नर्ड रही हूँ अपनी ज़िंदगी में, और नर्ड इस तरह वो तशरियाँ वशरियाँ लुगत खोल के बैठ के लफ्ज़ देखना और उनके साथ उनके जुमले बनाना। मैं रोज़ एक शेर लिखती थी, रोज़। मैंने अपने स्कूल में अपने ऊपर बांध लिया था, इंग्लिश में और उर्दू में। तो याद है चाहे अच्छा हो नहीं, डायरीज है मेरे पास भरी हुई। सही। हाँ खैर अदब से थोड़ा ताल्लुक रहा है। अच्छा हम बात कर रहे थे दुआ की। अदब से थोड़ा ताल्लुक ग्राउंड है आपका, अदब से थोड़ा ताल्लुक कैसे कह दिया आपने? वो तो भाई अदना सा है, अभी भी कोशिश है कि अदब से थोड़ा जुड़े रहने की। बट दुआ की दुआ हमारा जो टॉपिक है। अच्छा मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप अगर याद करें अपनी जिंदगी में तो कौन सी आपकी सबसे बड़ी दुआ है जो कबूल हुई? हमारी दुआएं तो ये होती थी बचपन में कि हवा किस तरफ की चल रही है, अगर ये पेच लग रहा है, पतंग अगर ये कट गई तो हमारे घर पे आ जाएगी। कभी ये हुआ? अपनी पतंग जब कटती थी तो हम बैठ जाते थे छत पे कि यार, मैं और मेरा भाई, कि यार ये जो पेचा लग रहा है ना, अगर ये इतनी ऊपर लगेगा तो हवा इतनी तेज चल रही है तो हमारे घर पे छत पे आएगी ये पतंग। लेकिन बचपन की दुआ पता नहीं, मैंने विचाले को भी अभी एक किस्सा सुना है। मुझे लगता है मेरी बचपन में जो मैं दुआ करती थी ना वो पूरी हो जाती थी। अच्छा छोटी थी जब मैं, तो मुझे याद है कि एग्जाम था एक, और मैंने पढ़ा तो था नहीं बिल्कुल भी। बेचारी मेरी बहनें जो है वो मेरे साथ पूरी रात लगा देती थी, वो सब थी पढ़ाकू और वो हेड गर्ल्स थी और वो थी, और मैं बिल्कुल, मेरा कोई एम्बिशन नहीं था। मैं कहती थी ओ गॉड नहीं प्लीज मुझे अपनी बहनों की तरह नहीं। बड़े काम करने वाले सारे उनका ताल्लुक नहीं होता पढ़ाई लगे। सॉरी मैं हेड गर्ल मुस्तकिल रही हूँ। मुझे होता था कि मैं अपनी बहन की तरह नहीं हूँ, बड़ी बहन की तरह मैं हूँ। हाँ तो मुझे याद है मैं सो रही थी, अच्छा नींद में ना गुनूदगी में मैंने कहा यार आज एग्जाम है, कुछ नहीं आता। मैंने नींद में सोचा बस एग्जाम आज कैंसिल हो जाए, इसी तरीके से एग्जाम, मैं स्कूल के एग्जाम कैंसिल हो गया। याद है, कैन यू बिलीव, मुझे आज तक वो दिन याद है कि यार ये वैसे दुआ ही है। हमारी यही दुआ थी, स्कूल जा रहे यार कोई कुछ ऐसा हो जाए कि सर जॉन गैस्पर हमारे प्रिंसिपल होते थे। खैर उनकी डेथ हो गई, लेकिन हम बस वो दुआएं कर रहे होते थे कि अल्लाह करे ऐसा हो जाए, सर जॉन गैस्पर अगर उनकी डेथ हो जाए तो फिर हम। अच्छा मुझे इस्लामी तो नहीं पता, वो हमारी स्कॉलर आएंगे, उनसे मैं ज़रूर मालूम करूंगी कि क्या इसमें क्या सच्चाई है। लेकिन मुझे लगता है जब आप छोटे होते हैं तो आपका दिल जो है ना वो बिल्कुल साफ होता है, प्योर होता है, और आपने ये नहीं सोचा होता कि कबूल नहीं होगी। बिल्कुल है ना, आपने सोचा होता है आपने बेज़रर दुआएं होती है ना, और वो इतनी कोई आपकी इंटेंशन स्ट्रॉन्ग एंड प्योर होती है ना कि आपको ये होता है होगा ना भाई, हाँ नहीं आज छुट्टी हो जाए, बॉल दूसरे इधर चली गई है, बॉल आ जाए कहीं से, यार क्रिकेट खेलना। छोटी सी आपकी दुआएं होती है, एग्जाम कैंसिल हो जाए, ये हो जाए। मैं कह रही हूं मुझे लगता है मेरी बचपन की बहुत दुआएं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब ने फरमाया है कि मैंने अपने इरादों के टूटने से अपने रब को पहचाना है। बिल्कुल उसी औकात में आपको ज्यादा याद आता है। अब आप देखें तो यानी रब को पहचाना उन्होंने ऐसे कि उनके इरादे टूटे। मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। अच्छा इससे दुआ का भी ताल्लुक है जी। तो हम ये कहते हैं ना कि हम हर दुआ के पीछे लग जाते हैं कि यार अल्लाह करे बस हमें मिल जाए। हम ये नहीं समझते कि अगर ये हमारी दुआ पूरी नहीं हो रही तो इसमें कोई मसलहत है। बेशक परवरदिगार की कोई मसलहत है जिससे आपकी दुआ पूरी नहीं हो रही। हम अक्सर दुआओं को बहुत ज्यादा अल्लाह से, लेकिन उसकी मसलहत है, अगर वो पूरी नहीं हो रही, कब होनी है, किस टाइम पे होनी है, ये वही बेहतर जानता है। तो दुआ करते हुए जरूर है कि जो मेरे हक में बेहतर हो। जी जी
हमने जो मेरे हक में बेहतर हो या अल्लाह वो। बेशक, तो ये एक बेहतरीन तरीका है दुआ। ये भी सीखने के लिए और समझने के लिए थोड़ा सा जो है तजुर्बा चाहिए, लेना जरूरी है। थोड़ा सा आपके साथ ठोकरें आप खाएं, हाँ। क्योंकि मेरे साथ हुई है ये कहानियां, और हम जिस शोबे से हमारा ताल्लुक है आगे पीछे बहुत होती है ना, और उसमें ठोकरें ना खाएं तो फिर आप मजा नहीं, तो फिर तो आर्टिस्ट ही नहीं ना। हाँ, फिर तो आर्टिस्ट ही नहीं है। अगर आपने रॉक स्टार देखी हो, ठीक है, उसमें यही उसको मेरे वालिद भी यही कहते थे कि देखो आर्टिस्ट तब बनता है जब उससे जिंदगी में दिल टूटता है। हाँ, तो मेरा तो दिल नहीं टूटा था उस वक्त। मेरी जिंदगी का एक वक्त था जो जाने को अच्छी तरह पता है, जिस वक्त मैंने बड़ी दुआ की थी कि एक चीज जो है ना वो टूटने से बच जाए मेरी जिंदगी की, और मैंने इतनी दुआएं की अपनी तरफ से, मैंने बड़ा पूरी कोशिश भी की, लेकिन मुझे लगता है कि, और फिर आखिर में मुझे रियलाइज हुआ कि भाई अगर ये चीज नहीं हो रही तो फिर अल्लाह की मर्जी इसी में ही है। और उस वक्त समझ नहीं आता इंसान को, क्योंकि इंसान कह रहा है, सोच रहे होते हैं आप कि भाई मैं हर चीज कर रही हूँ, और मतलब ये जो आगे का ये जो होने जा रहा है ये इतनी बड़ी चीज है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं हैंडल भी कर पाऊंगी नहीं, ये क्यों हो रहा है, मतलब आई डिड एवरीथिंग, मुझे आपके जहन में होता है आई डिड एवरीथिंग राइट, ये क्यों हो रहा है, और फिर बाद में जाके आपको अंडरस्टैंडिंग होती है, 1 2 3 साल जब गुजर जाते हैं तो आपको अंडरस्टैंडिंग होती है, अच्छा एक्चुअली मेरे लिए ये सब रखा हुआ था, और मेरी जिंदगी की डायरेक्शन, हाँ जिंदगी की डायरेक्शन ये होने जा रही थी। लेकिन उस वक्त आप बहुत डिसहार्टेंड हो जाते, क्योंकि आप सोच रहे होते हैं यार हर चीज कर ली, दुआएं मांग ली, कोशिशें कर ली, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए दिल टूटने की आपने बात किया, वो आप कहेंगी बहुत ज्यादा ही शेर व शायरी हो रही है, लेकिन अब क्या करें, याद आ जाती है, सुना दे, याद आ जाती है बात। तो अल्लामा इकबाल ने कहा है दिल टूटने पे तू बचा बचा के ना रख इसे, यानी वो दिल की बात कर रहे हैं, तू बचा बचा के ना रख इसे, तेरा आईना है वो आईना जो शिकस्ता हो, यानी जो टूटे, जो शिकस्ता हो तो अजीज तर है निगाह आईना साज में, यानी जितना मुझे कुछ समझ नहीं आया। नहीं मैं सेकंड पार्ट नहीं, हाँ प्लीज। हाँ, इसकी तशरीह यह है कि अपने दिल को ना, दिल टूटने से ना डरें आप। हाँ। जितना आपका दिल टूटेगा उतना आप अल्लाह के करीब तर होते जाएंगे, यानी अल्लाह आपसे उतना ही प्यार मोहब्बत करेगा, उतना ही अजीज तरीन हो जाएगा आपका दिल। मुझे लगता है आपके बड़े दिल टूटे हैं, इसका मतलब आर्टिस्ट आप बनते नहीं जब तक आपका दिल ना टूटा हो, ऑनेस्टली। और दिल टूटने का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ रोमांटिक ही कोई सिचुएशन हो, बहुत सारी, मेरे लिए तो नहीं था, मुझे तो रोमांस में कभी धोखा इस तरह की कोई कहानी, अल्लाह का शुक्र है, मैं बहुत लकी रही हूँ उस हवाले से। लेकिन काम में, फाइनेंशियली बहुत सारे और मसले मसाइल होते हैं, आपने बहुत कुछ सोचा हुआ होता है, वो और दुख भी है, ज़माने मोहब्बत के सिवा, हमने भी थोड़ा सा मैं ये समझा था कि तू है तो दरख्शा है यार, तेरा गम है तो गम है, जगह क्या है, तेरी सूरत से है आलम में बहारों सबा, हाँ बहारों को सबा, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा है, तू जो मिल जाए हो जाए। ये देखिए, ये यूं ना था मैंने फकत चाहा था यूं हो जाए। ये तो मुशायरा ही शुरू हो गया नाजरीन, बट थैंक यू सो मच कि आपने हमें ज्वाइन इन किया और इस प्रोग्राम को थोड़ा नया रुख मिला, और थोड़े से नए पहलू हमने आपके भी उजागर किए लोगों के सामने, वरना आप ऐसे करके बैठे होते हैं न्यूज़ के बारे में बात ऊपर, हमारी छत पे नहीं आई कभी, बस अब तो मना हो गया है ना, अब तो पतंगबाज सजना से नहीं वाली कहानी है। अब हम दूसरे तरीके से पत्ते तो नहीं काटते लोगों के, अब और तरीके, ये बातें हम बाद में करेंगे। हम बहुत अच्छा पॉजिटिव शो कर रहे हैं जिसका नाम है जहाने रमजान। नाज़रीन आप कहीं मत जाएगा, जोहेब आपका अगेन वेरी थैंक यू कि आप आए और बहुत अच्छी बातें भी अच्छी आप दोनों डिस्कशन करिए। मैं आपको बताऊं, कह रहे हैं कि बहुत अच्छी बातचीत हो रही है, बड़ी मजेदार नोट पे ये बस इन्होंने ही कहा, बाकी अब हम सारी डिटेल्स लेंगे इनसे, ब्रेक में लेंगे, मैं ऐसे तो नहीं जाने दूंगी उनको, सारी तारीफें सुनूंगी मैं। हाँ, लेकिन नाज़रीन आप लोग ले लीजिए एक छोटी सी ब्रेक से वापस आएंगे, हम यहीं मौजूद होंगे। जोहेब इजाजत चाहते हैं। आप देख रहे हैं जहाने रमजान, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक, खुश आमदीद। आप देख रहे हैं जहाने रमज़ान और 365 न्यूज़ पर सिर्फ आता है ये, और रिकॉर्डेड भी आप देख सकते हैं नाज़रीन, अगर कोई मिस कर जाता है, बिकॉज लोग अक्सर औकात बोलते हैं कि अरे हम ऐसे टाइम पे आप लोग आ रहे होते हैं जब हम लोग इफ्तारी की तैयारी कर रहे होते हैं। जनरली इफ्तारी के सारे शोज़ के बारे में यही कहा जाता है, लेकिन रिकॉर्डेड भी आता है। अब वहाँ जाके और हमें फीडबैक भी प्लीज़ दीजिए। और बेशक आप तैयारी कर रहे हो अपने इफ्तारी की, साथ में लगा हुआ, हाँ साथ में लगा हुआ, मैं तो यही कहती हूँ। हाँ, वो इजियर होता है जब फोन पे होता है ना रिकॉर्डेड, सो इट्स मच इजियर। सो हमारे साथ इस वक्त एक गेस्ट मौजूद है नाजरीन, जैसे कि हम हमेशा चाहते हैं कि कोई ना कोई अच्छी शख्सियत से आपकी मुलाकात हो। तो मंशा जी, ये बड़े अच्छी शख्सियत हैं, सूबाई वजीर भी हैं और PPP के नामे ग्रामी सियासतदान हैं, सिंध असेंबली से भी इनका ताल्लुक रहा है 2017 से। मैं इंट्रोड्यूस करूंगी सैयद गनी साहब, कैसे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम। आपको हमारी टीम की तरफ से रमज़ान मुबारक हो। आप सबको मुबारक हो, आपको देखने वालों को मुबारक।
थैंक यू। अच्छा, मैं आपसे पहले ये सवाल करूंगी क्योंकि हमारा जो मौजू है वो दुआ का है, तो एक सॉर्ट ऑफ एक तंजिया तौर से कहा जाता है, लोग कहते हैं कि पाकिस्तान सिर्फ दुआओं पे ही चल रहा है। तो जो लोग हैं सियासतदान आप जैसे जो काम कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए, आपको क्या लगता है कि लोगों की ये फीलिंग्स जो है कि पाकिस्तान सिर्फ दुआओं पे चल रहा है, ये वैलिड है या ये उनकी अपनी फ्रस्ट्रेशंस है, जो चीज़ें कुछ डिलेज हैं उसकी वजह से ऐसी चीज़ें कहते हैं? देखिए, मैं ये कहना ही मुनासिब नहीं होगा कि दुआ की ज़रूरत नहीं होती है। हाँ, जी, दुआ तो जो इंसान जिनको अल्लाह ताला किसी भी मुसीबत से मुश्किलात से बचा के रखता है, जी दुआएं वो भी कर रहा होता है और उसको भी ख्वाहिश होती है लोग उससे दुआएं करें। बेशक। तो जब आप मुल्क की बात करती हैं तो दुआओं की ज़रूरत तो बिल्कुल रहती है। और अगर कोई ये कहते हैं कि जी सिर्फ दुआओं पे चल रहा है, तो बहरहाल ये उनकी सोच हो सकती है। अल्लाह का निज़ाम है, अल्लाह ताला चाहे तो किसी को दुआ पे चला ले, लेकिन हमने देखा नहीं है कि कोई सिर्फ दुआ पे चलता हो। नहीं, हो ही नहीं सकता ना वो। हम लोग एक्चुअली हमारा जो possible. दुआ के साथ जो सब टॉपिक हमारा है बेसिकली आज का, वो ये है कि खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आपको कुछ ना कुछ तदबीर करनी पड़ती है, उसके बाद जाके कुछ हो सकता है। तो कुछ ना कुछ तो बहरहाल हो ही रहा है। मसाइल हैं, यकीनन बहुत बड़ी आबादी है, लोगों को मुश्किलात बहुत हैं और डेस्परेशन है लोगों की, फ्रस्ट्रेशन भी होती है, लेकिन मेरा ख्याल है कि इतना भी गया गुजरा नहीं है कि आप कहेंगे जी कुछ भी नहीं हो रहा। नहीं, वो तो आहिस्ता आहिस्ता हम देख रहे हैं। और आज जो है मैं एक इजलास का हिस्सा भी थी। जी जी जी। जो एक ऐप लॉन्च हुई है जी, सिंध के तवस्सुक से, इट्स अ ब्रिलियंट ऐप जिसमें बहुत सारे जो लोग हैं जो काम करने वाले हैं जिनको एक ही जगह जमा कर दिया जाएगा। हम क्लासिफाइड सेक्शन में जाने की जरूरत नहीं है हमें न्यूज़पेपर्स जी, जी, जी। अब हम सारे जो काम करने वाले हैं और जो काम देने वाले हैं, दिल बी इन दैट पर्टिकुलर ऐप आई वर्क फॉर सिंध इट्स कॉल्ड। एंड हमारे जो चेयरपर्सन थे, जॉब की जो है वो आसानी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी, कनेक्टिविटी हो जाएगी। इट्स अ फैंटास्टिक इनिशिएटिव। और इसी तरह के बहुत सारे और इनिशिएटिव्स भी जो है वो सिंध गवर्नमेंट ने लॉन्च किए। मैं आपसे यही पूछना चाहूँगी कि आपको काफ़ी साल हो गए हैं, आई एम श्योर पॉलिटिक्स में तो और भी हो गए होंगे, लेकिन सूबाई असेंबली के साथ आपको काफ़ी साल हो गए, तो क्या क्या तब्दीलियाँ आपने महसूस की हैं? देखिए, मैं तो खैर पॉलिटिक्स में तो मैं पैदा हूँ, तो मैं तो शायद और कोई काम इतना अच्छा कर ही नहीं सकूँगा जितना आप ज़ाहिर है कि जब आप बचपन से किसी काम में हो। देखिए, अच्छे काम हो रहे होते हैं, लेकिन साथ साथ चैलेंजेस भी आपको आ रहे होते हैं ना, हालात बदलते रहते हैं। और हम अब जिस किस्म की दुनिया में रहते हैं उसमें ये नहीं होता है कि आपका मुल्क सब ठीक कर रहा है तो सब ठीक रहेगा। बाहर से कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो आपको इफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से आपकी सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं। आजकल अमेरिका में कुछ हो रहा है तो पूरी दुनिया उससे जो है इफेक्ट हो रही है और उससे फ़र्क पड़ रहा है। तो उसकी वजह से बहुत सारी जो दुनिया के ममालिक के खित्ते हैं वो अपनी पॉलिसीज़ को रिव्यू कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ भी सूरत हाल ऐसी है कि हमारे मुल्क को अक्सर जो है वो जो हमारे पड़ोसी हैं उनकी वजह से बहुत सारे मसाइल रहते हैं। या जिस खत्ते में हमें जो हम कहते हैं ना, हमारा जो हमारी लोकेशन है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो इम्पोर्टेंट कभी कभी वाली मसाइल भी पैदा करती है। तो एक तरफ ईरान है, वहाँ के कुछ और अलग इशूज़ हैं, अफगानिस्तान है उसके अलग इशूज़ हैं, फिर भारत है रीजनली जहाँ हम प्लेस्ड हैं वहाँ पे ज़रा उसके बहुत सारे इफेक्ट्स होते हैं। तो उन चैलेंजेस को देखते हुए जो इस वक्त हम सबसे बड़ी जिस मैं समझता हूँ मुश्किलात है वो दहशतगर्दी है। और डेफिनेटली उसका भी सबब हमारे पड़ोसी ममालिक से ही निकलता है, उसकी कहीं ना कहीं आपको कनेक्शंस मिल जाते हैं। तो इस वक्त तो इस मुल्क को जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो दहशतगर्दी का है, उसकी वजह से पूरा मुल्क आपका इफेक्ट है। वो अलग बात है कि KPK और बलूचिस्तान में ज़्यादा दहशतगर्दी हो रही है, लेकिन ये नहीं हो सकता है कि उसके असरात आपके बाकी मुल्क पर ना आए। जी, और हम तो कराची शहर का हिस्सा हैं। तो उसकी वजह से चीज़ें जो आप कर भी रहे होते हैं तो उसके अंदर भी बहुत सारे चेंज हैं। फिर एक और बात होती है ना कि आपके पास जो रिसोर्सेज हैं वो बड़े लिमिटेड होते हैं। जी। अब अगर आप उन अवेलेबल रिसोर्सेज को लगाना शुरू कर दें काउंटर टेररिज्म पे, तो डेफिनेटली इफेक्ट आपका करेगा डेवलपमेंट दूसरी जगहों पे, जो जहाँ आप डेवलपमेंट कर सकते हैं, एजुकेशन पे, हेल्थ पे, और या जो डेवलपमेंट आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होती है। लेकिन सिंध में एक अच्छी चीज़ ये हुई है कि हमने एक तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे बहुत काम किया। तो हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उसके अंदर सरकारी वसाइल के अलावा जो प्राइवेट पार्टनर्स हैं उनके काफ़ी इन्वेस्टमेंट हो रही है। और फिर जो बैनुल-अक़वामी इदारे हैं, ख़ास तौर पे वर्ल्ड बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, उनके भी बहुत ज़्यादा पैसे जो है हमारे पास खर्च हो रहे हैं सिंध में। ख़ास तौर पर बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हमारे पास हैं, इन्वेस्टमेंट्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करते हैं, लोन होते हैं, लेकिन बड़े मार्केट बड़ा रेट कम होता है। अभी जैसे आज आपने जिक्र किया, वहाँ पे एक बात होती है, उसको बिल्कुल हमारा फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, 21 लाख घर हम बना रहे हैं। और ये दुनिया में
इस वक्त सबसे बड़ा हाउसिंग का प्रोजेक्ट दुनिया में हुआ भी कभी नहीं है। ऐसा नहीं कि नहीं पहले कभी हुआ हो, कभी नहीं हुआ। जो दुनिया में जो रिकॉर्ड हाउसिंग हुई थी, जो बने थे मकानात, वो कश्मीर में हमारा एक ज़लज़ला आया था जी 2005 में। जी। उस वक्त घर बने थे कोई गालिबन 4-5 लाख के करीब जी। उसके बाद नेपाल में एक ज़लज़ला आया उसके बाद जी। तो वहाँ गालिबन कोई 7-8 लाख बने। तो 7-8 लाख जो है वो हाईएस्ट था दुनिया में कहीं पे भी हाउसिंग का। हाँ। और सिंध में जो सैलाब आया पिछले वर्षों में, हम 21 लाख बना रहे हैं। 21 लाख। जी। और ये जो वर्ल्ड बैंक भी है, डेवस्टेशन भी बहुत थी। नहीं वो तो हो गई ना। अब उसके बाद लोगों को जो आप रीसेटल कर रहे हैं, लोगों को घर बना के दे रहे हैं, वो कोई आसान काम तो नहीं है। बिल्कुल। और ये मैं आप बताऊं कि हमने कहीं भी जब बात होती है तो वर्ल्ड बैंक दुनिया भर में जाकर ये बताता है कि हमने जी इस प्रोजेक्ट के ऊपर पैसे लगाए हुए और हम इस पे काम कर रहे हैं। That's amazing. और मैंने देखा भी है क्योंकि वो स्पेसिफिक गाइडलाइंस जो अर्थक्वेक के रिलेटेड होती हैं कि आपका स्ट्रक्चर जो है अर्थक्वेक या फ्लड से रिलेटेड होती है कि आपका जो स्ट्रक्चर है वो कायम रहे ऐसे हालात में भी। देखिए मोस्टली मड हाउसेस थे ना सारे। जी। और बिल्कुल जमीन के साथ उनकी जो थी वो पानी भी आता था, सैलाब आता था, बह जाता था। अब डेफिनेटली पक्के मकानात हैं, थोड़ा सा उनको ऊंचे हैं, ऊंचा कर लिया है। और जो मटेरियल्स भी यूज हुए हैं पक्के मकानात हैं ना, पक्के सीमेंटेड है। अच्छा, मैं थोड़ा लाइटर मूड की तरफ आना चाहूंगी। ये अच्छा मूड था, ये पॉजिटिव मूड था, बट क्योंकि हम रमजान में बैठे हैं। तो आप जरा बताएं आपकी रमजान की वैसे क्या रूटीन होती है? सियासतदान जो है उनकी क्या कोई चेंजेस आते हैं उनके स्केड्यूल में? हाँ देखिए, मेरे लिए ना, मैं हमेशा कहता हूँ कि 2 चीज़ें अगर ज़रूरी ना होती मैं ना करता, खाना और सोना। मतलब अगर ये ज़रूरी ना होता, अगर जिंदा रहने के लिए ज़रूरी नहीं होती तो हम नहीं करते। मैं शायद खाना भी छोड़ देता, मैं सोना भी छोड़ देता। ये बाकी पाकिस्तानियों से बड़ी आप। अच्छा, तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि मेरे लिए आसानी होती है। मैं रमज़ान में शायद ज़्यादा काम कर सकता हूँ, इसलिए खाना खाने वाला जो टाइम होता है ना आपका, वो आपको मिल जाता है। तो अर्ली राइजर में हूँ, वो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। कितने बजे उठते हैं आप? मैं जितने बजे उठ जाता हूँ, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 बजे उठ जाएंगे, 5 बजे, मतलब काम के हवाले से। कम से कम कितनी नींद होती है आपकी? 3-4 घंटे की? नहीं 3-4 नहीं, मैं नॉर्मली कोशिश करता हूँ कि 6 घंटे कर लूँ। हाँ, लेकिन 6 घंटे हो जाए तो मैं खुश होता हूँ। लेकिन मतलब उससे कम भी हो तो कम होती है, उससे कभी हो जाती है। बट ये कि मैं तो नहीं सर्वाइव कर सकती। मैं भी नहीं। नहीं, लेकिन बहरहाल अब तो चूंकि बंदा यूज्ड हो जाता है ना, तो मैं कभी लोगों को मजाक में बताता हूँ, मैं कभी गोली नहीं खाई नींद के लिए ना, मैंने अभी भी। तो कभी 3-4-5 महीने में अगर मैं एक आध टेबलेट लेने का सोचूं तो मेरी बीवी कहती है कि क्या जरूरत है लेने की। तो मैं कहता हूँ मुझे 8-9 घंटे सोने का दिल करता है। और पता है रिचार्ज भी मतलब मुझे नींद वैसे भी आ जाती है, तो ये अल्लाह का शुक्र है, ब्लेसिंग है। लोग मैं देखता हूँ कि बेचारे, मैंने ऑनेस्टली देखा आदमियों को इतने नींद के मसले नहीं होते, औरतों को ज्यादा है। मेरा नहीं, वैसे तो अक्सर लोग कहते हैं औरतों की वजह से आदमियों को मसले हैं। अभी नींदें उड़ा देती। इट्स ओपन फॉर डिबेट, और ये डिबेट तो मेरे साथ कोई ना करे। अच्छा जी, सो खाने से आपको कोई ताल्लुक इतना ज्यादा गहरा नहीं है? मैं कोई पसंद तो होगा, जैसे मैं भी कम खाती हूँ, लेकिन मुझे चंद चीजें पसंद होती हैं। मैं घर का खाना पसंद करता हूँ जी। घर में क्या खाना पसंद करते? घर में तो बेगम के हाथ का खाना या कोई भी? नहीं, मेरी बेगम अच्छा खाना बनाती है। अच्छा, तो आपकी बेगम ही बनाती है या आपने खान सामा रखा हुआ है? बना लेते हैं, लेकिन वो रेसिपीज उन्हीं की ट्रेनिंग, लेकिन वो ज्यादा बनाती है, खुद भी करती है। तो आज का तो खैर नहीं है, मुझसे बाहर है। लेकिन ये कि घर का खाता हूँ, बाहर खाने का मुझे कोई खास शौक नहीं है। कोशिश करता हूँ कि अवॉइड करूँ। इसलिए अब कहीं कि घर पे क्या अच्छा लगता है, तो वैसे अगर मतलब बहुत ही फेवरेट अगर डिश कहूँ, बड़ी अजीब सी लोगों को लगती है, मैं आम और चावल बड़े शौक से खाता हूँ। आम और चावल? जी। ये सिंध में मोस्टली खाया जाता है, लेकिन अच्छा, ये मेरी फेवरेट। पंजाब में देखा है कि वो आम रस और पराठे बड़े शौक से खाते हैं। सिंधियों में ये बहुत है, आम और चावल। नहीं, यहाँ भी खाते हैं, रोटी के साथ भी हम खाते हैं, लेकिन मैं आम और चावल ज्यादा शौक से। सिंधियों में होती है ये, मुझे याद है। मैं सॉरी एक छोटा सा किस्सा सुनाना चाहूंगी कि मैं जब छोटी थी तो मैं बहुत ही पतली थी। तो एक दफा मेरी बहन ने सोचा कि अब बस इसका वजन चढ़ाना है, इसका किसी तरीके से। ये बहुत ही कांगड़ी पहलवान, जिसको पहलवान तो थी नहीं, कांगड़ी थी, कहते हैं कांगड़ी पहलवान। तो वो है। तो मेरी बहन ने ये ठान लिया, तो मैं खाना खाती थी तो वो कहती थी अब तुम आम खाओ। मैं कह रोटी बच गई या आम खाओ, चावल बच गए आम खाओ। उसने मुझे इतने आम खिलाए, उसके बाद से अभी भी मैं लोगों को कहती हूँ मुझे आम नहीं पसंद। वो दिन, हाँ वो दिन आज का दिन। वजन चढ़ा था? नहीं गिरा, नहीं आम से लेकर 4 पाउंड मेरे गिर गए। मेरी बहन ने सही पता नहीं होगा वजन बढ़ने की चीजें। मुझे बिल्कुल ऐसे लोग समझ नहीं आते, मैं तो सांस लेती हूँ, लगता है मुझे चढ़ जाता है वजन। बट हमारे सेट पे जो है ना, एक शेफ है बहुत अच्छी, उनका नाम है सोबिया जानू, और वो बहुत अच्छे खाने बनाती है। लाइक मुझे भी खाने से इतना मेरा कोई लगाव नहीं है, लेकिन इनके हाथ में बहुत जायका। सोबिया, क्या बना रही हैं आज आप? हाँ, आज जो है हम बना रहे हैं मैक एंड चीज।
मैक एंड चीज। बिल्कुल बिल्कुल। सोफिया, फेवरेट तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। बस मैं कह रही हूँ हम सोल सिस्टर्स हैं लगता है। सोल सिस्टर्स या फिर स्टमक सिस्टर्स, बिकॉज़ वी बोथ लाइक। अच्छा, पर मैं इसमें थोड़ा देसी टच दूंगी। फजीता जो होता है, हाँ, उसका फ्लेवर देंगे। फहीता मैक एंड चीज़ बनाएंगे और इसके साथ मैंने बहुत लाइट ड्रिंक रखी है बिकॉज ऑफ द वेदर। हम बना रहे हैं कुकम्बर लेमनेड कूलर। कुकम्बर लेमनेड कूलर, बिल्कुल, ये तो अच्छी लग रही है मुझे। ताकि वो मैक एंड चीज़ का वो जो हैवी है उसको वो लाइट करेगी और रिफ्रेश करेगी। इसके लिए अगर मैं रेसिपी बताऊं अभी आपको, या रेसिपी हम धीरे धीरे सुनेंगे। हाँ, पहले हम ओके, ये ओके, टीजर दे डन, देते हैं ना, हमारे हाँ, नाज़रीन को टीजर टीजर भी मिलना जरा बहुत दे जरूरी देते हैं, है जरा कि- वो देख लें। हाँ, और वो मजीद फिर देखते रहे। ये ना उसको कहते हैं क्लिफ हैंगर, ठीक है। आपने जो है वो छोड़ना होता है, शुरली। हाँ, छोड़नी होती है हाँ। कहानी कि हम आगे जाके आपको क्या दिखा। तो इसमें कोई इंटरेस्ट आपको लगा खाने में? जो हाँ जो और पकाने में है वैसे। मुझे बड़े अजीब ही लगे नाम से। अच्छे होंगे डेफिनेटली। नहीं, लेकिन देखें जिन लोगों को खाने का शौक अच्छा, होता है ना, विलायत वाला खाना नहीं पसंद आपको? जो नहीं, विलायती अच्छी खाना। चीज को भी खा लेता हूँ, बट ये कि क्या बताइए। अच्छा चले मैं मैं देखिए गोश्त का सालन खाता हूँ, मटन मुझे पसंद है, हाँ। मटन सालन खा बेचारे लेता ने हूँ, खाने रोटी के बड़े जवाब दे दिए। हाँ। आप मुझे बताइए वैसे क्या शौक हैं आपके, कोई हॉबीज हैं? मतलब आई नो कि आप क्रिकेट बचपन से देखने का बहुत politics- शौक है। देख हाँ, तो आपका तो दिल बहुत टूटा होगा। आदि से हो गए। आदि से हो गए। लेकिन ये क्यों हो गए हम नहीं, आदी? फिर भी हम नहीं होना चाहते नहीं, आदी फिर इस भी हम बात के। देखें, दुआ भी करते हैं, ख्वाहिश भी करते हैं, उम्मीद भी रखते हैं। चूंकि पाकिस्तान में मेरा नहीं ख्याल कि कोई आदमी ऐसा होगा जिसको क्रिकेट ना बिल्कुल पसंद हो। नहीं, ठीक है, हमें तो पूरी लगता है कौम, हमारा गलत है वो हम बड़े national- क्रेजी हैं हाँ, ना सारे इस पे। पेट्रियोटिक हो जाते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर ख़राब हमने किया तो खुद किया है। मतलब हमारी जो मैनेजमेंट है, हमारा Possibly. जो तरीका जिस तरह हम हैंडल करते हैं क्रिकेट को, और दूसरा शायद हमारे खिलाड़ी क्रिकेट से ज़्यादा तवज्जो कोई और चीज़ों पर देने शुरू हो जाते हैं। क्या बताइए। वो पता है दुनिया भर मॉडलिंग में करना है। शुरू कर देते हैं। अच्छा, आपको ये लगता है तो- क्योंकि वहाँ पे जो हमारा मुल्क है, नेबरिंग कंट्री, वहाँ पे भी एक क्रिटिसिज्म आती है कि जब क्रिकेटर्स सही परफॉर्म नहीं करते, वो ये कहते हैं कि भाई आप ज़्यादा एडवर्टाइजिंग में आपका आपका रुझान चला गया है और उसमें ब्रांडिंग। क्या आपको ये मेरी लगता है? एक राय है कि जब आप प्रोफेशनल में होते हैं ना, किसी भी प्रोफेशन में होते हैं, तो आपका फिर फोकस सिर्फ उसी चीज़ पे होना चाहिए क्योंकि आपका प्रोफेशन है वो। जी। अच्छा, अब क्रिकेटर है या हॉकी खेलने का कोई खेलने वाला है, कोई स्क्वैश खेलने वाला है, मेरी राय में उसका 100% फोकस जो है उसका गेम होना चाहिए। जी। टीवी क्या कह रहा है, अखबार में क्या आ रहा है, लोग उसके लिए सोशल मीडिया में क्या कह रहे हैं, अगर उसको वो फॉलो करना शुरू कर देगा तो उसकी जो कंसंट्रेशन है वो कहीं ना कहीं चली आपकी है किसी से ज़ाती दोस्ती है किसी प्लेयर से? जाएगी। ज़ाहिर है तो आपने पसंद कौन है आपको? मैसेज किया किसी को कि ये पसंद कौन है? नहीं, देखिए पसंद तो अगर पाकिस्तान में तो ज़ाहिर है बाबर आजम बहुत अच्छा player जी, है, जी, जी, but, जी, जी। ज़ाहिर है कि जो उसकी परफॉर्मेंस है इस वक्त वो अच्छी नहीं है। हाँ, इस वक्त उसकी अगर आपको आप वजह यही लगती है कि उनके रुझान जो है वो कहीं और चला गया है शायद, या मेरा पॉलिटिक्स ख्याल है, है? देखें एक तो इंसान को ना जो शोहरत होती है, किसी को भी बशमूल मेरे, जी 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 वो बड़ी अच्छी लगती है ना जब जी जी आपको जी लोग वाह कर रहे हैं, हाँ, आपका रोशनी नाम आ रहा हो, चकाचौंध बड़ा- कर बड़ा- देती है बड़ा अच्छा आपको। लगता है ना। जी जी। अब अगर हम उसमें खो जाते हैं तो फिर कहीं ना कहीं हमारी जो अपनी बुनियादी चीज़ें होती हैं वो डिस्टर्ब होती हैं। बिल्कुल आपको तो सही। लगता है हमें कहीं ना कि- कहीं बैलेंस रखना होता है चीज़ों को। आपको लगता है कि टीम के अंदर भी कुछ डिसएग्रीमेंट्स हैं? क्योंकि मुझे नहीं, वो लगता तो है कि लगता क्या नजर आते हैं, हाँ, महसूस होता ये है। बहुत बज़ाहिर सी बातें हैं। बराबर, अच्छा, जहाँ तक obvious है। इंडोर्समेंट्स की बात हो गई, जहाँ तक कमर्शियल्स की बात हो गई, तो वर्ल्ड ओवर लोग करते हैं वो, उसका कोई मसले मसाइल नहीं है। Sportsmen भी करते हैं। स्पोर्ट्समैन दुनिया भर में, नहीं, but टेनिस उसको players उसको भी हो उसको गए। उसको हाँ साइड पे हाँ रखे जी, ना। लेकिन जब उसको आगे टूर्नामेंट की बारी आती है, अगर आप उसको ले लीजिए, टेनिस को ले लीजिए, विंबलडन आ रहा होता है या फ्रेंच ओपन आ रहा होता है, तो उस वक्त कुछ नहीं हो रहा होता सिवाय प्रैक्टिसेस के और सिवाय। हमारे यहाँ पे थोड़ा सा आई थिंक आगे पीछे रुझान बढ़ जाता है, बट इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। बहुत टैलेंट है और इतना सारा टैलेंट हम लोगों ने दिखाया है। बात ये और अल्लाह ताला ने इस मुल्क पे बहुत कुछ दिया लोगों में, बड़ी जी। सलाहियतें, लेकिन अगर वो सलाहियतें वक्त पर काम ना आए जी, तो फिर ज़ाहिर है फिर कि टाइम निकल जाता है। मेरा ख्याल है कि नए लोगों को चांस देना चाहिए, जो भी किया उन्होंने। उम्मीद है हाँ नई जी। टीम जा रही है, न्यूजीलैंड कोई अच्छा परफॉर्म करेगी, कोई अच्छे लोग निकलेंगे। आपने कभी सोचा कि एक टीम बनाएं? तो हर कोई जैसे नहीं, मुझे इंडिया में तो होता है ना, खेलने का खरीद शौक लेते तो हैं। रहा है, लेकिन फिर उसके बाद ज़ाहिर है ऐसी जिंदगी ऐसी झमेलों में पड़ गई हाँ। कि उस तरफ जा नहीं सका, लेकिन ये शौक तो था मुझे काफ़ी। अदब से कोई लगाव रहा आपको? हाँ हाँ, बिल्कुल। मुझे प्लीज उसके बारे में नहीं, बताइए। अब तो खैर बात ये कि अब तो मुझे टाइम नहीं था ना, लेकिन किसी वक्त जब मैं सेनेट में था ना, तो ट्रैवलिंग मेरी काफ़ी होती थी कराची इस्लामाबाद। जी तो जो मेरे पास चीज़ होती थी, एक किताब जी और अखबार। ये हर वक्त जो है लोग अगर मुझे देखते थे एयरपोर्ट में, अखबार मेरे हाथ में होता था और किताब मेरे हाथ में होती थी। तो अखबार भी उस वक्त तो मैं पूरी पढ़ लेता था तकरीबन, अब तो शायद ज़रूरी खबरें पढ़ लेता हूँ। किताबें पढ़ने का टाइम अब मिलता नहीं है,
बेटा कौन सी किताबों का शौक रहा है आपको? नहीं, मुझे हिस्ट्री का ज़्यादा शौक है, पॉलिटिकल हिस्ट्री का मुझे ज़्यादा शौक है पढ़ने का। लेकिन वैसे तो ज़ाहिर है जो भी अच्छी किताब मिल जाए पढ़ लेता हूँ, पता चलना चाहिए कि दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। लेकिन जो दिलचस्पी है जी वो मुझे चूँकि सियासत में है तो पॉलिटिकल हिस्ट्री उस हवाले से जानना भी ज़रूरी है। हाँ, क्यों नहीं, वैसे कहते थे हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, क्या पता दोहराना शुरू हो जाए तो पता हो। जिस शोबे में हूँ तो मुझे शौक होता है कि आइन के मतलब पढ़ूँ, पाकिस्तान में किस तरह से चीज़ें हुई हैं। तो आपको क्या लगता है हमारे आइन में कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसकी कमी है जो आना बहुत जरूरी है, जिससे बेहतरी हो? आइन में कमी नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन में है कमी। हाँ, इम्प्लीमेंटेशन फॉलो करें, वो लोगों को समझ में आना चाहिए कि उसके क्या क्या राइट्स हैं। बट क्यों, व्हाई इज देयर दिस डिस्कनेक्ट बिटवीन जो लिखा हुआ है और जो उसकी इम्प्लीमेंटेशन है? क्यों वो डिस्कनेक्ट और कब खत्म? मैं बताऊं, हमारे जो सबसे बड़ा इशू रहा है ना जी, जो डेमोक्रेसी की कंटिन्यूटी वो नहीं रही है जी। हाँ जी, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है। जी जी। अगर आप हर 4-5 साल के बाद वो जो एक रेल चलती है जमहूरियत की उसको डीरेल करेंगे, फिर एक कोई नई चीज़ आएगी, फिर वो बुराइयां, जमहूरियत की बुराइयां बताएंगे, फिर आइन को मैनिपुलेट करेंगे। क्या लगता है कि इसमें पॉलिटिकल पार्टीज भी कुछ कर सकती हैं इसको कायम रखने के लिए, डेमोक्रेसी को? देखिए एक बात, और कर रही हैं। एक बात समझने की जरूरत है, ये मुल्क, ये जमहूरियत, ये आइन सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज का नहीं है। जी जी। हाँ ये हर आदमी का है जी। ये मुल्क हर शख्स का है, आपकी। ये आइन हर शख्स का है, ये पार्लियामेंट, ये जो निज़ाम है ये हर शख्स का है। हम जब डिसोन करते हैं ना, जब हम कहते हैं हमारा से क्या ताल्लुक है, वहाँ से आके खराबियाँ पैदा हो जाती हैं। जी, ये जो निज़ाम चलता है जिसमें अदलिया भी होती है, लोग ऐसे कहते हैं कि मीडिया चौथा पिलर, मीडिया चौथा पिलर है नहीं, बना दिया हमने। अच्छा। 3 पिलर ही होते हैं, एक तो जुडिशरी है, हाँ जी, एक आपकी एग्जीक्यूटिव है, जी। एक आपकी पार्लियामेंट है। जी जो आइन बनाया था जिन्होंने सोच समझ के सारा बनाया था, उसके दुनिया में चलती हैं चीज़ें। जी, हमने इन चीज़ों में बैलेंस नहीं रहने दिया। अदालतों ने इंटरफेरेंस शुरू कर दी जी, पार्लियामेंट में, एग्जीक्यूटिव में, कहीं के एग्जीक्यूटिव ने इंटरफेरेंस शुरू कर दी किसी और चीज़ के अंदर, फिर कहीं किसी और इदारे की इंटरफेरेंस अदलिया में शुरू हो गई। भाई ये तो खराबी है ना। देखिए क्यों का इसके जवाब नहीं, इसमें बहुत लंबी बहस है कि क्यों का तो जवाब होता नहीं, ये बड़ी लंबी बहस है। लेकिन जो बुनियादी चीज़ सांझे के ऊपर यकीन नहीं है किसी का। मैं सिर्फ एक बुनियादी चीज़ जो कहता हूँ कि ये जितने इस मुल्क में लोग हैं ना, 25 करोड़ लोग हैं, जी, सब ये इसको ओन करें कि आइन मेरा है, ये मुल्क मेरा है, ये पार्लियामेंट मेरी है, ये इदारे मेरे हैं, और जो इदारे हैं वहाँ बैठने वाले अपना काम सही कर लें। और मुझे लगता है कि मुझे लगता है कि आप बेशक डिसएग्री करें लेकिन रिस्पेक्ट करना चाहिए। वो तो सबका राइट है ना। देखिए मैं जो बुनियादी चीज़ है ना, अब अक्सर लोग आते हैं सारी बातें करने, मैं कहता हूँ सब छोड़ दें, आप अपने आप को ठीक कर लें। जी, आप ये सोचें कि मैंने चीज़ें ठीक करनी है। जी बिल्कुल, हम अपने आप के अलावा जो सबको ठीक करना चाहते हैं। बिल्कुल, अपने गिरबान में कोई नहीं झांकता। अदालतों को चाहिए कि जो अदालतों का इख्तियार है, जो उनका दायरा है आइन के अंदर रह के, उसमें फैसले करें। अगर वो मेरा काम शुरू कर देंगे ना, वजीर का, नहीं चलेगा काम। इसलिए कि ना मैं जज का काम कर सकता हूँ, ना जज वजीर का काम कर सकता है। लेकिन होता ही है या हो भी रहा है, अदालतें जो हैं वो हमारे काम करना शुरू कर देती हैं, खराबी पैदा हो जाती है। इसी तरह अगर कोई और इदारा है वो अपना काम करे जो उसका है। इसी तरह मीडिया है, मीडिया जब अपना काम करेगा ना, उसका दायरा होता है ना हर चीज़ का, उस दायरे के अंदर अपना काम करेगा, ठीक होगा। जहाँ दायरे से निकलेगा, मेरे दायरे में एंटर होगा, वहाँ प्रॉब्लम पैदा हो जाएगी। तो ये बुनियादी चीज़ समझने की ज़रूरत है, लेकिन ये अभी तक शायद हम समझ नहीं सके और शायद समझना चाहते भी नहीं। मुझे जो कमी और खामी लगती है वो ये लगती है कि सही लोग सही जगह पे फायज नहीं हैं, और उसकी वजह से इनसिक्योरिटी है, और जब अपनी इनसिक्योरिटी होती है तो अगले को बुरा दिखाने के लिए उसकी बुराई दिखाना शुरू करते हैं। और आगे ऐसा है, आप एग्री करते हैं? ये मेरी अपनी पर्सनल राय है। देखें, जो ये कह रही अल्लाह कर इस तरह हो जाए कि जो आइडियलिज्म होता है कि जी आइडियली जिसको जहाँ होना चाहिए वहाँ फिट इन हो जाए। हाँ जी। लेकिन ऐसा शायद नहीं यहाँ होता है, ना दुनिया में कहीं होता है। बट मैं जो एक बुनियादी चीज़ है ना, जो क्रक्स है सारी चीज़ का, मुझे कहीं भी बिठा दिया है, मुझे अपना काम करने दें, मुझे अपना काम करना चाहिए। आपका काम उससे ज़्यादा जानती है, मेरा काम मैं आपसे ज़्यादा जानता हूँ। बिल्कुल, अगर मैं ये क्लेम करना शुरू कर दूँ उनको आपका काम आपसे ज़्यादा आता है, तो हो नहीं सकता, हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। अगर कोई जज ये कहे कि जी मैं हुकूमत चलाना इनसे बेहतर जानता हूँ, नहीं जान सकता। अगर मैं ये कहूँ कि मैं जजों से ज़्यादा बेहतर आइन को समझता हूँ, मैं नहीं समझ सकता। तो हर शख्स को अगर अंडरस्टैंडिंग हो जाए ना अपने काम की और अपनी जिम्मेदारियों की, और उसमें अपने आप को महदूद कर दे, चीज़ें आपकी ठीक हो जाएगी। बिल्कुल, बेशक। और फिर जब आपकी दुआ निकलती है दिल से और आप सही काम भी कर रहे होते हैं तो वो पूरी भी होती है। बिल्कुल, तो दुआएं भी कीजिए, काम भी कीजिए, और मिलजुल कर काम कीजिए, यूनिफाई होकर। आप एक मैसेज देना चाहेंगे? हमारी ऑडियंस सब देख रहे होते हैं, और आज दुआ के हवाले से हमारा टॉपिक भी था, तो दुआ के हवाले से अगर आप कुछ कहना चाहें। दुआएं तो करनी चाहिए, और मैं समझता हूँ कि दुआ तो अल्लाह ताला से मैं ये करनी चाहिए हमेशा। ये नहीं कि जो मैं मांगता हूँ मुझे दे दो, या जो मैं चाहता हूँ मुझे कर लो। जी,
दुआ अल्लाह ताला से ही मांगनी चाहिए कि अल्लाह ताला मुझे अकल दे, समझ दे, हिम्मत दे, सच बोलने की, सही काम करने की तौफीक दे। जब हम सच बोलना शुरू कर देंगे, गलत काम करना छोड़ देंगे, गलत बातें बोलना छोड़ देंगे, उससे बहुत सारी चीज़ ठीक हो जाती है। बेशक। और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश की है कि गलत बयानी ना करूँ, शायद काफ़ी हद तक कामयाब हुई, लेकिन बहरहाल नहीं, आपने माशाल्लाह बहुत अच्छा कहा और ये जो लास्ट मैसेज था ये बहुत अमेजिंग था। थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया। यहाँ बैठिएगा, आप बैठे। आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट है। नाजरीन, हम लोग यही होंगे, सर की तरफ से इजाजत है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन। आप देख रहे हैं जहाने रमजान, ये हमारे हिमानी की तरफ से गिफ्ट था सर के लिए। आप लोग कहीं मत जाएगा नाजरीन, बहुत कुछ है हमारे शो में। मैं और मंजा आपके साथ होंगे और एक और गेस्ट भी आएंगे, सो स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं जहाने रमज़ान ओनली ऑन 365 न्यूज़। जाले और मैं आपके साथ शो में हर रोज़ होते हैं और आज का शो बड़ा मज़े का है, बड़ा अच्छा शो गुजर रहा है क्योंकि हमारा आज का टॉपिक जो है वो हम सब बहुत पसंद करते हैं। ये टॉपिक जी थोड़ा सा ज़्यादा ही इसको पसंद करते हैं। हाँ। और हम उसकी एप्लीकेशन को इतना ज़्यादा जो है वो नहीं उस पर जोर देते और उसको नज़रअंदाज करते हैं। सो इस वक्त हमारे पास सेट पे मौजूद हैं, हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं आलमा ज़ाकिरा फ़राह आबदी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। आपको हमारे प्रोग्राम में खुशामदीद और रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। अच्छा, सो जैसे कि हमने आपसे थोड़ी सी गुफ्तगू की थी कि आज का हमारा टॉपिक जो है वो दुआ की फजीलत और अहमियत के ऊपर है, तो उस पर शुरू में कोई इंट्रोडक्शन आप दे दीजिए कि ये दुआ की फजीलत और अहमियत क्या है हर मुसलमान के लिए। अस्सलाम वालेकुम और अपने सुनने वालों को भी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो रमज़ान आप लोगों को भी बहुत बहुत मुबारक हो और अशर मग़फ़िरत आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक कि जिसकी दुआ ही यही है, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु अलैह, यानी कि इसमें भी दुआ की गई है। और रमज़ान तो वैसे भी वो बाबरकत महीना है कि जिसमें दुआएं की जाती हैं और दुआएं कबूल भी बहुत हुआ करती हैं। दुआ बज़ाते ख़ुद क्या है, दुआ जो है वो है दुआ सिलाहुल मोमिन, दुआ मोमिन का असला है, हथियार है दुआ। यानी कि हम दुआ से बहुत कुछ जीत सकते हैं, बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। और दुआ मांगने की जहाँ तक बात है तो जब हम किसी भी चीज़ के लिए स्टेप उठाते हैं, किसी भी चीज़ के लिए कदम बढ़ाते हैं, तो वहाँ फिर दुआ काम आती है। कि हम जब अपना पहला कदम उठा दिया करते हैं तो सिर्फ ये नहीं होता है कि हम सिर्फ बैठे रहें और बैठकर सिर्फ दुआएं मांगते रहें तो तब दुआ कबूल हो जाएगी, नहीं, बल्कि पहला कदम जब हम उठाएंगे तो उसके बाद जब दुआ की जाएगी तो अल्लाह कबूल भी किया करता है। और दुआ वो है कि फस्तजिब लकुम फस्तजिब अदऊनी फस्तजिब लकुम, कि पुकारो मुझे, मैं सुनने वाला हूँ, मैं तुम्हारी पुकार को सुनता हूँ। और कैसे सुनता हूँ मैं तुम्हारी पुकार को? मैं ऐसे सुनता हूँ कि मैं तुम्हारे बहुत करीब हूँ। वो परवरदिगार आलम कह रहा है कि मैं तुम्हारी कितना करीब हूँ, मैं तुम्हारे इतना करीब हूँ कि नहनु अक़रबु अलैहिम मिन हब्लिल वरीद, कि मैं तुम्हारी शहरगे हयात से ज़्यादा करीब हूँ, मैं तुम्हारी शहरक से ज़्यादा करीब हूँ। तो वो परवरदिगार आलम कह रहा है कि मुझे पुकारो तो मैं तुम्हारी पुकार को सुनूंगा, और सुनूंगा तो फिर मैं, वो परवरदिगार आलम कह रहा है, मैं लब्बैक कहूँगा। यानी कि वो खुदा हमें लब्बैक कहेगा दुआएं मांगने पर, दुआओं की कबूलियत के लिए, दुआओं की फरावानी। वैसे भी इस रमज़ान में तो वैसे ही बहुत ज़्यादा दुआओं की फरावानी है, सब एक दूसरे से दुआओं का कहते भी हैं कि हमारे लिए दुआ कीजिएगा कि भाई दुआए मग़फ़िरत है, दुआए अशर मग़फ़िरत है, अशर रहमत है। इन सब में सब एक दूसरे को दुआओं का कह रहे होते हैं। लेकिन जो मेरा ख्याल है, मेरा क्या ख्याल है, सबका ही ये ख्याल है, मैं कहती हूँ कि दुआ मंगवाने से बेहतर है खुद मांगे। दुआ मंगवाने से बेहतर है कि आप ऐसे काम करें कि लोग आपके लिए दुआ करें। भाई ये हमारे शो का जो है एक्चुअली शेवा ही यही है आज का, कि दुआ तो तब काम आती है जब आप अपनी मदद आप करते हैं। इस पे प्लीज रोशनी डालिए। मैं ऐसा कीजिए कि लोग आपके लिए खुद दुआ करें, खुद आपके बिल्कुल बेशक आपके लिए लोग खुद हाथ उठाएं, दिल से दुआ निकले, दुआ करें, इस तरह के काम करें, ऐसे काम करें। अच्छा, हमारा क्या है कि हम एक तो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दुआ के लिए बोलते हैं, चाहे हम वो कोई इतना अच्छे काम करें या ना करें, लेकिन हम एक दूसरे से उम्मीद रखते हैं कि कोई हमारे लिए दुआ करेगा, वो दुआ करेगा। अच्छा, और दूसरा ये कि हम उस ज़ात से ज़्यादा लोगों के
ज़्यादा करीब होने की कोशिश करते हैं और ये कोशिश करते हैं कि लोग हमारी मदद करें या लोग हमारी हेल्प करें या लोग हमारी जो है वो इस चीज़ को पूरा कर दें, हमारी दुआओं को मतलब मुकम्मल कर दें, जो हम चाहते हैं वो हमें मिल जाए। जी, लोगों से उम्मीद रखते हैं जबकि वो खुद हाजतमंद हैं। हाँ जी, वो खुद चाहते हैं कि हमारे लिए दुआ करें। वो अल्लाह बेनियाज है, उससे दुआ कीजिए, वो देने वाला है। मैं अगर आपके पास वक्त हो तो बिल्कुल जी बताइए। बिल्कुल कहिए। एक वाकया आपको बताती हूँ। जुबैदा हारून की जो ज़ौजा थी, उसका एक बहुत बड़ा महल था। जाहिर सी बात है, बहुत अमीर थे। जिन्हों ने बहलोल दाना से जो है वो जन्नत खरीदी थी, वो जो घरौंदे बनाए थे बहलोल दाना ने। जुबैदा के महल के बाहर जो है वो बहुत ज़्यादा फ़कीर बैठा करते थे, लेकिन जो उसके बिल्कुल महल का दरवाज़ा था उसके सामने बिल्कुल 2 फ़कीर बैठे थे बराबर बराबर। उनकी सदा ही अलग थी और उनकी सदा क्या अलग थी। कहते हैं कि एक मांगता था, जैसे ही जुबैदा अपनी सवारी पे सवार होकर और अपने जो है गुलामों के साथ बाहर निकला करती थी तो दोनों की सदा एक अजीब हुआ करती थी। एक सदा देता था कि परवरदिगारा तू अता कर दे, और ऐसा अता कर दे कि मैं बेनियाज हो जाऊं। लेकिन जो दूसरा उसके बिल्कुल बराबर में था वो मांगता था, वो कहता था परवरदिगार, वो कहता था जुबैदा तू इतना अता कर दे कि मैं बेनियाज हो जाऊं। अब जब हमारी भी कोई तारीफ करता है ना, कोई हमारा नाम लेता है वो भी इतने भरे मजमे में, तो बड़ी दिल को खुशी होती है। तो जुबैदा भी बड़ा खुश हुआ करती थी कि मेरे लिए कहा जा रहा है कि मैं बेनियाज कर दूं। जुबैदा इंसान है, जाहिर सी बात। जुबैदा कहती थी कि अगर मैं वो जो खुदा से मांग रहा है अगर मैं उसको नहीं दूंगी तो ये गलत हो जाएगा। तो वो क्या करती थी, जो खुदा से मांगता था उसको भी एक सिक्का दिया करती थी, और जो जुबैदा से मांगा करता था वो उसको एक रोस्टेड चिकन, एक भुनी हुई मुर्गी दिया करती थी। टाइम गुजरता रहा, वक्त गुजरता रहा, रोज मांगते रहे। एक वक्त आया कि वो जो खुदा से मांगता था कहता था वो ए खुदा तू दे दे कि मैं बेनियाज हो जाऊं, उसने मांगना छोड़ दिया। दुआ ही है ना, मांगना किसी से। उसने मांगना छोड़ दिया, वो हट गया। जब जुबैदा बाहर निकली तो वो ही शख्स बैठा हुआ था जो कहता था जुबैदा तू दे दे। जब उसने देखा कि वो तो अभी तक बैठा हुआ है तो उसने क्या कहा, अपने गुलामों से कहा कि इसको अंदर लेकर आओ, महल के अंदर लेकर आओ। जब वो अंदर लेकर गए तो उससे कहा कि तुम बेनियाज अभी तक क्यों नहीं हुए। कहा मैं कैसे बेनियाज हूँ कि तुम उसको सिक्का देती थी और मुझे रोस्टेड चिकन, भुनी हुई मुर्गी खत्म हो जाती थी। हाँ, तो मैं कैसे बेनियाज हो जाऊँ। तो कहा कि क्या मतलब। कहा कि इसलिए क्योंकि मुझे मुर्गी पसंद ही नहीं है, मुझे तो चिकन पसंद ही नहीं थी। तो उसने कहा तो तुम करते क्या थे। उसने कहा मैं ये करता था कि उससे एक सिक्का ले लिया करता था और उसको मुर्गी दे दिया करता था। उस वक्त जुबैदा ने अपने सर पर हाथ मारा और उसने ये कहा कि ए बंदे खुदा, तो मुर्गी के पेट को चाक करके देखता कि मैं उसमें अशरफियां भर भर कर दे रही थी। तो खुदा रास्ते बनाता है जी। खुदा ये नहीं देखता कि ऐसे आ रहा है और ऐसे आ रहा है। खुदा से जो मांगता है ना उसको कहीं से भी अता हो जाया करता है। तो दुआ वो चीज़ है कि जो मोमिन का हथियार है। आपको हर चीज़ हासिल हो सकती है, हर चीज़ मिल सकती है। आप लोगों से लौ ना लगाएं, आप लोगों से उम्मीद ना बांधें, उससे मांगें कि जो कह रहा है कि मुझसे मांगो। मुझे वो नमाज भी अच्छी नहीं लगती कि जिसमें तुम हाथों को नहीं उठाते। नहीं सही, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मेरा आपसे एक सवाल होगा जो मैं जनरली बचपन से हम लोग सब करते आए ना, कि कोई ना कोई मन्नत मान लेते हैं या किसी से, और जैसे हम करते थे, मेरी नानी जो है वो सही थी कि बीबी सईदा की मन्नत हमने मांग ली। तो मुझे बाद में जाके ये कहा गया कि ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको जो भी मांगना है डायरेक्टली, आपको मज़ारों पे जाके फूल चढ़ा के नहीं। तो इस बारे में आप क्या कहें। देखिए, वसीला है जी। आप कलाम बलागत को पढ़िए, वसीला तो है। और मन्नत की जहाँ तक आपने बात करी है तो मन्नत तो कलाम बलागत में खुद जो है वो बीबी मरियम की वालदा ने मानी है। बीबी मरियम की वालदा ने कहा था कि मेरे यहाँ जो भी औलाद होगी वो मैं राह खुदा में, यानी कि खुदा के घर को दे दूंगी, अता कर दूंगी। अब वो एक उसकी बात थी, किस्मत की बात थी कि उनके यहाँ बेटा नहीं हुआ, बेटी हुई जी। और फिर वो भी उन्होंने जनाबी मरियम को जो है वो खुदा के घर में रखा और वही उनकी तरबियत हुई। ज़करिया, जनाबी ज़करिया ने की, हज़रत ज़करिया ने की। तो मन्नत तो है, मन्नत का कॉन्सेप्ट तो कुरान दे रहा है हमें। अच्छा। हम इससे तो डिनाई कर ही नहीं सकते कि मन्नत नहीं है, मन्नत है। और जहाँ तक रहा वसीले की बात, तो वसीला भी कलाम बलागत में आया है। अच्छा। वसीला है और वसीले से मदद मांगना भी है, क्योंकि बेशक डायरेक्ट अल्लाह ही देता है और अल्लाह ही अता करता है, लेकिन कुछ हस्तियाँ ऐसी हैं कि जो उसके बहुत करीब है, जो उसकी महबूब हस्तियाँ हैं, जिसके लिए खातमुन नबीयीन कहा गया, सैयदुल मुरसलीन कहा गया, शफी रोज़े जज़ा कहा गया, महबूब खुदा कहा गया, जिसको कहा तू मेरा हबीब है, तू मेरा जो है वो महबूब है। तो
उसके तवज्जुह से अगर दुआ मांगी जाएगी तो क्या वो दुआ कबूल नहीं होगी? तो ये बात सही है, बेशक है, बिल्कुल हो सकती है। मैं ये सोच रही थी, मुझे जिन लोगों ने ये कहा था कि मत किया करो, कहीं ना कहीं नाउजुबिल्लाह शिर्क ना हो, कोई ऐसी जैसे वो जुबैदा वाली कहानी जो आपने सुनाई थी, इस तरह की कोई चीज़ ना हो जाए। सो आपने हाँ जी, आलमा ज़ाकरा, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि देखिए दुआ बड़ी एक खूबसूरत चीज़ है और हमें बड़ी अच्छी लगती है कि दुआ मांगना भी एक जो है बड़ी खूबसूरत चीज़ होती है, आपको अच्छा भी महसूस होता है। बद्दुआ कबूल होती है? बद्दुआ क्योंकि वो अच्छी चीज़ नहीं है और कभी कभार अगर आपके दिल से या किसी के दिल से निकलती है तो मुझे पता है कि उनको अच्छा तो महसूस नहीं होता होगा। तो जहाँ दुआ कबूल होती है, क्या बद्दुआ भी कबूल होती है? लेकिन उसके लिए बस मैं एक लफ्ज़ कहूँगी, कहते हैं कि मसलूम की आह ना लो। अर्श ला देती है, जैसे दुआ अर्श ला देती है ना जी, ऐसी आह भी अर्श ला देती है। तो आह कह लें या बद्दुआ कह लें, ये मैं कहती हूँ शायद सेम है, सिमिलर है, बिल्कुल सिमिलर है। मतलब वो आप हाथ उठा के ये कह रहे कि उसके साथ बुरा और हो। मजलूम की मतलब किसी का दिल दुखा आपने दिल दुखाया है, वो क्या है, एक वक्त आएगा, वो कहते हैं कि इसी जहान में आपको नजर आ जाएगा। अब तो वक्त ही नहीं लगता, फौरन हो जाता है जी। लोग उसको कारमा का नाम देते हैं वो वही है। लेकिन बाज़ औक़ात लोग आप बुरा नहीं भी करते तो वो आपको बद्दुआ देके चले जाते हैं। आपको कहा ना, वो नहीं लगेगी वो मजलूम। आप कुछ भी कर लें, आप कहते रहें कि ये बर्बाद हो जाए या ये खत्म हो जाए, अगर आप हक पर हैं जी तो आपकी शायद बद्दुआ लग जाएगी। लेकिन अच्छा, एक इसके अंदर अगर आप बिल्कुल देखिए, कहते हैं माँ की बद्दुआ भी जो होती है ना, वो दुआ बनकर लगती है। अच्छा, माँ गुस्से में बच्चे जब बच्चे सताते हैं, जो आजकल की नस्लें हैं, जैसे जबान चला लेते हैं या आगे आ जाते हैं, मुंह पर आ जाते हैं, लेकिन माँ जो होती है वो बद्दुआ भी देती है, तो कहते हैं कि दुआ बनकर लगती है, क्योंकि माँ तो फिर माँ होती है। और इसी में ही मैं कहूँगी दुआ लेनी चाहिए माँ बाप की जी। दुआ माँ बाप से ज़्यादा तो कोई देता नहीं है, और उनकी दुआएं जितनी रंग लाती हैं, जितना असर करती हैं, किसी भी दुआ नहीं लग सकती। बेशक। अच्छा, कल हम लोग का शो था और वो जानवरों के हवाले से था, जानवरों के हुकूक के हवाले से था। तो मेरा आपसे भी यही सवाल होगा कि लोग जानवरों के साथ बहुत बुरा सलूक करते हैं, और आजकल तो अभी हम एक प्रोटेस्ट का हिस्सा भी होंगे, डॉग कलिंग चल रही है। मैं सिंध गवर्नमेंट से भी प्लीज़ यही इल्तिजा करूंगी, खुदा के वास्ते कुछ कीजिए इस हवाले से। ये जुल्म है, ये बेज़बान पे जुल्म है। बहुत सारे और ह्यूमेन तरीके हैं, अगर आपको लगता है ये वबा है, इसको ख़त्म करना है, तो मैं इस प्रोग्राम के तवस्सुक से आपसे इल्तिजा कर रही हूँ। सो जानवरों की भी बद्दुआ लग सकती है और उनकी दुआ लग सकती है। देखिए, बेज़बान है वो। हाँ जी, बेज़बान की तो ज़्यादा अल्लाह सुनता है। उसके ऊपर आप बेजा जुल्म करेंगे, बेजा उस पर बोझ डालेंगे, तो जाहिर सी बात है कि अल्लाह उसकी भी सुनता है। वो भी मखलूक है अल्लाह की, और जानदार है, सांस लेने वाली मखलूक है, तो क्या अल्लाह उसकी नहीं सुनेगा? जैसे कल मैं आपका प्रोग्राम देख रही थी, तो सरवत आपा ने माशाल्लाह से बहुत माशाल्लाह से तो उन्होंने बहुत अच्छी एक बात बताई, वो मैं भी उसको दोबारा कोट करना चाहती हूँ कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने जिस सवारी के ऊपर 25 हज किए, मैं इस बात को सुन रही थी तो मुझे बड़ी खुशी हुई इस बात से कि उन्होंने बहुत अच्छी मिसाल यहाँ पर दी कि हमारे पास तो इतनी बेहतरीन हस्तियाँ हैं जिन्होंने हर टॉपिक पर हमें जो है वो जवाब देकर गए, वो हमें तचना रखा ही नहीं है उन्होंने किसी भी चीज़ के अंदर। तो उन्होंने हमें हर पहलू से बताया कि ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, किसके साथ कैसे रहना है, इंसानों के साथ, जानदार के साथ, जानवरों के साथ। उन्होंने 25 हज जिस पर के उस पर एक चाबुक नहीं लगाया। कितनी बड़ी बात है। हमारे यहाँ आप देखें, यहाँ तो खैर चलते नहीं है, वो गधे और घोड़े वगैरह, घोड़ा गाड़ी वगैरह, उसको जरा सा वो ना चले तो उसको कितनी चाबुक मारी जाती है। वो कहते हैं जिन्होंने 25 मदीने जाना जी, इतना दूर का सफर है, और पैया और अरब की गर्मी जी किस शिद्दत की। तो हमारे यहाँ आइमा मासूमीन ने बताया है, आप ये देखें वो घोड़ों पे सवारी किया करते थे जी, किस तरीके से उन्होंने रखा कि उन्होंने उनकी शहादतों के बाद भी उनके जो है लाशों की गिर्द जो है चक्कर लगाकर बतलाया कि ये हमारे मालिक हैं, इन्होंने हमें इस तरह से रखा है।
आपने इतनी खूबसूरत बातें की हैं, आपका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। आपको खाली हाथ नहीं जाने देना चाहते। हमारे पास हिमानी की तरफ से एक तोहफा, बैठी रहिए प्लीज। और नाज़रीन, ये छोटा सा ब्रेक का वक्त हुआ है जी, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज दोबारा आइएगा जरूर। हाँ जी, हिमानी की तरफ से हमारा ये तोहफा है हमारे गेस्ट के लिए। कोई मसला नहीं है नाजरीन, आप देख रहे हैं जहाने रमजान, और जहाने रमजान में हम आएंगे वापस, तो आप लोग कहीं मत जाइएगा, और भी बहुत कुछ है दिखाने को मेरी तरफ से। स्टे ट्यून्ड। शॉर्ट ब्रेक। शॉर्ट। खुशामदीद नाज़रीन एंड वेलकम बैक टू जहाने रमज़ान ओनली ऑन 365 न्यूज़। अभी हम जल्दी से जाएंगे लाहौर की तरफ, क्योंकि हमारे साथ है वक़ार, वहाँ जौहर टाउन में है, और हमें ज़रा बताएंगे कि इफ्तारी की क्या तैयारी चल रही है भाई। अस्सलाम वालेकुम। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ, लाहौर का ये एरिया है जौहर टाउन, और आज मैं आपको उस दस्तरखान पर लाया हूँ जहाँ पे ऑर्फन किड्स, दे आर 16 इन नंबर्स, ये यहाँ पे बड़े अच्छे अंदाज में इफ्तार दस्तरखान सजाते हैं, अपने हाथ से बहुत कुछ करते हैं। तकरीबन 300 की तादाद में, 300-350 की तादाद में यहाँ पर रोज़ाना रोज़ादार आते हैं, मेहमान बनते हैं, और ये ऑर्फन किड्स पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से इस जगह पर मौजूद हैं। जितनी भी जिम्मेदारी है, ख़ास तौर पर खाने के मामला इन बच्चों के हाथ में हैं, खा वो रूह अफ़ज़ा हो या दूसरी जो फ्रूट आइटम्स हैं, कटिंग से लेकर जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वो सब इन बच्चों के हाथ में बड़े अच्छे अंदाज से ये हर रोज़ादार को वेलकम करते हैं। मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सेटअप बिल्कुल रेडी है। यहाँ पे चटाइयाँ बिछाने से लेकर चटाइयाँ उठाने तक ये तमाम तर काम के बच्चे करेंगे। आज का मेन्यू भी डिस्कस करेंगे। आज के मेन्यू में बिरयानी है, बड़ी ज़बरदस्त इनकी चिकन बिरयानी है। मैं चाहती हूँ आपके कैमरामैन हमें पीछे ले जाएं। कैमरामैन थोड़ा पीछे ले जाए और मैं बच्चों को भी। जी प्लीज़, ये हनूक की आप जरा दिखाइएगा। जी जी जी, अच्छे अंदाज में इन्होंने सेटअप लगाया है, और यहाँ पे 300 से 350 की तादाद में यहाँ पे जो रोज़ादार हैं वो आते हैं, वो यहाँ पे मेहमान बनते हैं। आज खास तौर पर कुछ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी वॉलंटियरली यहाँ काम करने के लिए आए हैं। मेरे साथ इनके डायरेक्टर भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे। यहाँ पे नन्हे रोज़ादार जो ऑर्फन किड हैं उनसे भी बात करेंगे। अब्दुल बासित बलोच साहब मेरे साथ मौजूद हैं। बलोच साहब, सबसे पहले तो बहुत मुबारक हो, आपने बड़ा अच्छा कार्य खैर शुरू किया। कैसे ज़हन में आया आपके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक्सर तौर पे ये होता है कि जो यतीम बच्चे होते हैं उनके बारे में होता है कि इनकी खिदमत की जाए। हमने ये कॉन्सेप्ट दिया है कि ये लोग जो हैं ये आपकी खिदमत भी कर सकते हैं, मांगना ही इनका काम नहीं है, ये दे भी सकते हैं अल्लाह के फजल करम से। और हम लगता है 2 साल से ये काम कर रहे हैं, और ये बच्चे अल्लाह के फजल करम से बड़े ट्रेन हो चुके हैं। अब लोगों से शनासाई है, खिदमत करने का जज्बा है, और हम यही चाहते हैं कि ये माशरे के बेहतरीन फ़र्द बने। और अल्लाह के फजल करम से आज ये आपके सामने हैं, और सारी ये सारा इंतजाम ये खुद करते हैं। आप इनके यही देखें, 6 साल से लेके 10 साल के बच्चे हैं, लेकिन सारा इंतजाम बेहतरीन तरीके से इसको लगाना भी और इसको उठाना भी, सारा काम ये खुद करते हैं अल्लाह के फजल करम से। और एक छोटा बच्चा, एक नन्हा शहजादा मेरे साथ मौजूद है। बेटा क्या नाम है आपका? कबीर शाह। कबीर शाह कहाँ से हैं? बलोचिस्तान। अच्छा, मुझे बताएं कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे? बहुत अच्छा। आज के मेन्यू में क्या है आपके पास? फल, बिरयानी, खजूर, केले, खरबूज और शरबत। अच्छा, मुझे क्या खिलाएंगे आप? सब कुछ। अच्छा, बड़े होके क्या बनना है आपने? वकील। वकील बनना आपने? माशाल्लाह जी, बच्चे का जज्बा। थैंक यू सो मच वकार, थैंक यू सो मच वकार, बहुत बहुत अच्छा लगा। तो कितने क्यूट थे ना वो जो और ये आया कितना भी। अच्छा कॉन्सेप्ट है। हाँ, बिल्कुल। ऑर्फन बच्चों को क्या सरबराही चाहिए होती है, प्रोटेक्शन चाहिए होती है, और वो लोग ये अफोर्ड करवा रहे हैं उनको। दे आर मेकिंग देम फील लाइक दे आर पार्ट, इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सोसाइटी, and they are helping others and they're giving back and giving back। अच्छा, बच्चों के लिए आज एक बहुत डरावना दिन है। डरावना दिन है बिल्कुल, क्योंकि आज इंटरनेशनल मैथमेटिक्स डे है, और मेरे साथ जो ये किताब पढ़ी हुई है इसको देख के मुझे जो है ना ट्रॉमा हो गया। मुझे लगता था कंप्यूटर बनाते हैं, मुझे नहीं लगता था इंसान जो है इसको ऑथर्स होते हैं इसके। अच्छा, कुछ साल पहले तक ही इन द डार्क, हाँ, कुछ साल पहले तक ही मुझे ऐसे ख्याल आता था कि मेरा एग्जाम है, और मैं नींद से उठती थी, मैंने कहा मेरा एग्जाम है, और मैं कहा नहीं अब मेरी शादी भी हो गई है, गॉड सेक मेरा एग्जाम नहीं है। तो ये जो है ना हमें फॉलो करता है। हमारे साथ जो मेहमान है आज, शम्स एस सैमसन जो प्रिंसिपल है बेव्यू हाई स्कूल के, अस्सलाम वालेकुम, सनोवर अहमद जी जो अस्सलाम वालेकुम, जो एक ऑथर है, मैथमेटिक्स की ऑथर है। तो वेलकम टू बोथ ऑफ यू टू आवर शो। एंड आपको इंटरनेशनल मैथमेटिक्स डे की बहुत बहुत मुबारकबाद। रमजान की तो है, लेकिन इस बेसिकली अ पायरे
It's not a a mathematics day. Pi day. It's a Pi day. This is a Pi day. I had Yeah. specially bought Third this of Happy Pi Day. This is Pi day. अगर आप मुझे वैसे बोलते तो मुझे लगता कि अच्छा, कोई तो एप्पल mathematics लेमन से अलग है? पाए कोई Yeah. वो एक अलग Actually, दिन the value of pi is, let me have like It's a mystery. 3.14, the it's three not a significant mystery. figure. So It is third- known. It is not a mystery, but बड़ा वो 14. लंबा है ना उसका Yeah, 3.1. but for three significant figure, it is 3.14. Yes. So इतना मुझे भी पता है. 3rd March and 14th is the day. जी जी. So 3.14 is the day for having this. Oh, that's why. This that is is the the main significance. reason. 14th and 3rd month. 14th and the 3. Okay. now we get it. 314. See, we are not that dumb. हमारा शो जो है वो अदबी है. We are nice, good people. इसके रुझान जरा अलग होता है. So, okay, so I want to really ask this question. Though my mom's been a principal for the longest time. उनका भी मैथ से कोई लेना देना नहीं. My father and my sister. Full on, you know, economics, Maths nerds. and maths and add maths and what not. ठीक है हर चीज़. मुझे तो squiggles नजर आते हैं. मैं तो dyslexic हो जाती हूँ. अच्छा. मार्क्स अच्छे आ जाते थे पता नहीं कैसे, बट व्हेन मैथ में तो मुझे पता है एक सर्टेन टाइप की ब्रेन वायरिंग होती है लोगों की जिनका मैथ से नहीं, ताल्लुक मैं होता है। बिल्कुल मेरा ये ख्याल ही है। आप मुझे ये बताइए, मैं आपसे सवाल करता हूँ, पूछिए। आप जो मैथ्स के हवाले से आपको सबसे ज़्यादा किस चीज़ की याद आती है, क्या खौफ आता है मैथ्स के हवाले से? मुझे अरिथमेटिक एंड अलजेब्रा का डिफरेंस ही नहीं मालूम। Exactly, but was it because of the content or was it because of the teacher? Possibly the teacher. Most possibly. I like geometry. मेरी टीचर वो बहुत अच्छी Because I'm a teacher educator as well as Zabis, I'm teaching वो हमें there पता चल also. गया क्योंकि आपने फौरन से हमसे सवाल किया है। पहला गेस्ट अब पहले जाके हमसे सवाल किया और हम सब सोच में बैठ गए, अरे हाँ क्या था वो? ये कोई गंभीर सवाल तो नहीं होने वाला। I always say it's always basically the teachers. जो अच्छे टीचर्स होंगे वो आपको हमेशा आपको कंटेंट नहीं याद होगा, टीचर्स की जो बॉन्डिंग होगी वो याद होगी। That's very important. You're very right. तो बॉन्डिंग बहुत जरूरी, सबसे पहले बॉन्डिंग बड़ी जरूरी होती है। You have to explore the especially the teenage mind. Even जब मैं अपनी यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा होता हूँ तो सबसे पहले obviously I have adult students. तो उनको भी जब पता चलता है they are pushed into maths. You know, it's not that willingly they have taken maths. But ये अच्छा है कि जिस तरह आप पढ़ाएं, you know, take it easy and there are a lot of techniques. अगर आप सोचे भी, we always think as adults हमारे पास जो memories होती हैं हम उसको अपने पीछे स्टैश कर देते हैं थिंकिंग कि बड़ी अच्छी तरह फाइल कैबिनेट में स्टैश हो रही है, बट इज इट इजी टू टेक देम आउट? नो, इट्स नॉट, because it's not filed as well as we think. It's a spider web. तो कभी ये एक मैथ्स टेक्निक भी हमेशा हमारे पास होनी चाहिए कि बल्कि ये एक रिसर्च मैंने कल ही पढ़ी है, उसमें यही कहा गया है कि इसकी दो साइंटिफिकली बेस्ड टेक्निक्स हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कीप ऑन काइंड ऑफ rewiring it in the sense कि उसको याद दहानी बार-बार you have to bring it in front. It's also something to do with practice. Yes, right? with practice definitely. अच्छा, so मेरा ये सवाल था, I think अनगिनत लोगों का ये सवाल होगा, सबसे ज़्यादा डर जो है बच्चों को, और ये हमारा आज का जो शो है ना, this show's topic today is दुआ। तो सबसे ज़्यादा दुआएं मांगी ही तब जाती हैं जब मैथ्स का पेपर होता है। तो मेरी बेटी अब चुका थोड़ी बेहतर होगी, आपकी तो जान वाकियत होगी उससे, इनकी भी है, इनके साथ स्कूल में रही है वो। So ये डर और खौफ you have just explained is because of the teacher and because practice जो है वो बच्चे नहीं करते because उनको teacher एक अच्छा नहीं मिलता और रहनुमा सही नहीं होता, and in turn this happens. So how do you overcome this as parents? चलो let's say as parents also parents का pressure भी होता है कि इतने marks लाने, so the techniques that I was discussing first is peer to peer explanation. बच्चे जितने अपने आपको पता है teenage और ये बच्चे वो जितना समझाएंगे उससे ज़्यादा 1-to-1 basis के ऊपर जब आप individual attention देंगे, actually problem कहाँ से आती है? Once let me give an example to you कि अगर मैं आपको 2 वर्ड फ्रेंच के सिखाऊं, अल्फाबेट्स जो 2 हैं वो सिखाऊं और फिर मैं आपसे कहूँ कि जी आप प्रोनाउंस करें स्पेसिफिक वर्ड, या अगर मैंने आपको एबाकाडा सिर्फ ड तक सिखाया और मैं आपको कह रही हूँ आप फिलॉसफी की स्पेलिंग बताएं, तो ऑब्वियसली इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू स्पेल द होल फिगर। तो जब तक आप उसको स्लेबल्स में करके बच्चे को सही तरीके से एक चीज का नहीं बताएंगे, लेट्स सपोज अगर आप बेसिक्स जैसे फ्रैक्शंस हैं, अगर आप फ्रैक्शंस को लेट्स सपोज के सिंपल नंबर से स्टार्ट करके उसको जब तक एक्सेल नहीं होता है, जब तक आप नेक्स्ट टॉपिक पे जंप अप नहीं करें, उसको उसी के ऊपर कमांड हासिल करने दें, तो ऑब्वियसली स्लोली एंड ग्रेजुअली जब आपके पास स्पेशली मैथमेटिक्स के अंदर हायर ग्रेड्स के अंदर जो सम आते हैं वो कलेक्टिवली इट्स अ collection of decimals, fractions, percentages and arithmetic and all that.
तो जब तक उसकी बेस ही नहीं बनी हुई होगी, अगर उसको मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम हो रही है तो दैट इज द मेन रीजन। एक सवाल के अंदर अगर वो स्टक हो रहा है, या एग्जैक्टली, अगर उसको एक सवाल में वो स्टक हो रहा है तो जाहिर सी बात है वो दूसरे सवाल की तरफ फिर आप उसको जंप अप करवाएं। जब आप स्लोली एंड ग्रेजुअली उसके अंदर एक ही तरीके का टाइप, आपने एक क्वेश्चन करवाया, उसको सही तरीके से समझ में आया, फिर आप उसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन उसको दें, जब तक वो एक्सेल नहीं हो जाता। प्रैक्टिस एग्जैक्टली, प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट ऑब्वियसली। सनोबर, ये आपने जो सब्जेक्ट अपने लिए चूज किया टू बिकम एन ऑथर ऑन मैथमेटिक्स, एक तो इट्स वेरी यूनिक, ऑब्वियसली हमारे लिए यूनिक है, वैसे तो नहीं होगा यूनिक, आई एम श्योर। हाँ, दूसरी चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आजकल जो है, हमने जैसे एक शहजाद रॉय का वीडियो हम कल डिस्कस कर रहे थे, शहजाद रॉय नहीं है वो, नहीं उनकी जिंदगी ट्रस्ट का ही है उसका नहीं, मैं तो फहद मुस्तफा के शो की बात कर रही हूं। अच्छा, आप दूसरे, तो उसमें हमें बचपन में सिखाया जाता था 1 za, which was actually 1 hour, and nowadays you see a lot of videos online in which there people are doing mathematics और आपको ऐसी टेक्निक सिखा रहे हैं to do the sum, जो आपको हमें तो कभी बचपन में वैसे सिखाया नहीं, बहुत रोटा तरीके से सिखाया जाता था। वो एक ट्रेडिशनल आप डेकोरम बहुत ट्रेडिशनल तरीके से सिखाया जाता था। वो मेंटल मैथ्स की तरफ ज्यादा, बिकॉज ऑब्वियसली AI का ज़माना है, तो हम बहुत सारी कुछ मेंटल कैलकुलेशन कर रहे होते हैं। तो आप O लेवल्स के अंदर भी अगर अच्छा देखें तो इतना लेंदी प्रोसीजर फॉलो नहीं कर रहे होते, दे जस्ट नीड टू हैव द कॉन्सेप्ट व्हिच यू आर प्रोवाइडिंग। और द मेन रीजन ऑफ राइटिंग दिस बुक इज लाइक, मैंने इसके अंदर इतने एम्पल नंबर ऑफ क्वेश्चंस डाल दिए हैं कि आप प्रैक्टिस करवा के बच्चों को एक ही तरीके का, जैसे लेट सपोज आप अगर मेंसुरेशन की बात करें तो वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया के ऊपर बच्चा पजल कहाँ हो रहा है, आप एक तरफ उसको क्यूब का फॉर्मूला बता रहे हैं और फिर प्रिज्म का क्वेश्चन उठाकर दे रहे हैं, एक साथ इतने सारे फॉर्मूले उसको मेमोराइज ही नहीं होते। लाहौर में और इस्लामाबाद में अजान का वक्त हुआ चाहता है। नाजरीन जल्दी से वापस आएगा, आप देख रहे हैं जहान रमजान। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं जहान रमज़ान ओनली ऑन 365 न्यूज़। अच्छा, इफ्तारी का वक्त जो है वो बहुत करीब आता जा रहा है। हमारे पास यहाँ गेस्ट भी हैं मौजूद, हमारे अच्छे दोस्त जो कि इस्लामाबाद से हैं, और आपके वहाँ पे तो इफ्तारी हो गई आसिम यार तुम्हारा से। हाँ, तो आपने खोल ली या आप वेट कर रहे हैं कराची के टाइम का? क्योंकि मैं कराची में, तो हम कराची में वेट कर रहे हैं। सही, बिल्कुल सही। अच्छा, कैसे आप एंजॉय कर रहे हैं आप अपना रमज़ान? आई एम फाइन, बहुत अच्छा लग रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल द बेस्ट। आप दोनों इतना अच्छा ये ट्रांसमिशन कर रही हैं, रमज़ान ट्रांसमिशन, रिलेटिवली इट्स न्यू चैनल। और मैंने जब देखा तो जाले का जो इंस्टाग्राम है वो इतना अच्छा लग रहा था। देन आई कॉल जाले के, मैंने कहा ये तुम क्या प्रोजेक्ट कर रही हो? देन शी टोल्ड मी अबाउट दिस ट्रांसमिशन। और मैं फिर आई वाज इन कराची फॉर पाकिस्तान टेलीविजन का जो उनकी रमज़ान ट्रांसमिशन थी उसके लिए, जुगन और एहसन के साथ। तो उसके बाद देन शी सेड कि आप आए हुए तो आप मेरे शो पर आए। मैंने कहा थैंक यू भाई, हमारे अवार्ड विनर होस्ट हैं ये, ठीक है, इनको अवार्ड मिल चुका है, पता नहीं क्या क्या चीज़ें, क्या मेरे बहुत पुराने जानने वाले हैं और हमने बहुत अच्छे टाइम गुजारे, इतनी अच्छी मेमोरीज हैं। और रमज़ान में तो अक्सर मुलाकात होती है बिकॉज ईद का शो मेरा इनके साथ, बिल्कुल हमेशा। तो इस दफ़ा आपने मेरे सेट पे आना है, थैंक यू सो मच। आसिम, मुझे बताएं कि हम लोग ने आज जो टॉपिक रखा हुआ था ना, मैंने आपसे शेयर भी किया कि दुआ की क्या अहमियत और फजीलत है, बट लोग जनरली ये भूल जाते हैं कि दुआ के साथ साथ काम भी करना बहुत ज़रूरी है। सो अमली तौर पर व्हाट डू यू थिंक पीपल स्टॉप वर्किंग एंड दिस जस्ट थिंक कि हम कंप्लेन करेंगे कि अल्लाह हमने इतनी दुआ की, हमें नहीं मिल सका, लेकिन आपने उसके लिए मेहनत नहीं की। सो व्हाट वुड यू लाइक टू से? मैं ये कहूँगा कि दुआ बिल्कुल करनी चाहिए, दुआ कबूल भी होती है, मगर दुआ के साथ साथ आपको एफर्ट्स भी करने चाहिए, दवा भी करनी चाहिए। क्योंकि जो चीज़ एक आपका टारगेट है जो आप अचीव करना चाहते हैं, तो वो ज़रूरी नहीं कि सिर्फ आप घर पे बैठेंगे और आप कोई हाथ पाँव नहीं हिलाएंगे और एकदम वो चीज़ आप हासिल कर सकते हैं। तो जो भी एक आपका टारगेट है जो एक आपने अचीव करना है, जब आप देखते हैं उस चीज़ को, कोई आपकी ख्वाहिश है या जो कुछ आप करना चाहते हैं, तो उसका एक पूरा एक पाथ होता है जिसको आप स्टेप बाय स्टेप यू टेक स्मॉल स्टेप्स, मगर उस पर एफर्ट करना चाहिए। आसिम, राइट बिफोर अभी आपका जब ब्रेक था हमारा, तो यू वर टॉकिंग टू इमरान अब्बास ऑन द फोन, और आपकी मुझे लगता है बड़ी दोस्ती भी है उनसे। वो जो है हम उनको एज अ सीनियर सॉर्ट ऑफ मैं तो मानूंगी, बिकॉज ही इज बीन इन द इंडस्ट्री माशाल्लाह फॉर सच अ लॉन्ग टाइम एंड आई सॉ अ लॉट ऑफ हिज सीरियल्स ग्रोइंग अप। तो क्योंकि आपकी ज़्यादातर दोस्ती मुझे लगता है इमरान और ऐसे और जो हैं हमारे आर्टिस्ट उनके साथ है, जो नई हमारी जो इंडस्ट्री है और जो नए एक्टर्स हैं उनमें और ऐसे एक्टर्स में क्या फ़र्क रखता है? हाँ, अच्छा, फ़र्क की मैं आपको बताऊं कि जो
हमारे सीनियर लॉट हैं जो काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं, उनमें उनकी पर्सनैलिटी में अगर आप देखें तो एक बड़ा पॉइज, एक ठहराव है, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस है। और इवन जब हम लोगों ने अपना काम शुरू किया था, हम लोगों के अंदर भी एनर्जी का एक और लेवल था। तो जो यंगर लॉट है अभी दे आर स्ट्रगलिंग, मगर उनमें बहुत टैलेंट है। जो यंगर लॉट भी है उसमें आप देख रहे हैं, जैसे कल आई वॉज देयर एट ज़ारा नूर्स हाउस, उसकी बर्थडे थी, वो मुझे बहुत पसंद है, उसका जो क्राफ्ट है मुझे बहुत पसंद है। और फिर वहाँ पे आई मेट कोमल मीर, शी इज अ न्यू गर्ल, हाँ वो भी बहुत अच्छा काम कर रही है। और फिर जो आजकल के सुपरस्टार्स हैं उसमें अगर आप सज्जल अली का काम देखें, उनका क्राफ्ट देखें, उसके बाद इमरान अब्बास, एहसन खान, ये तो सीनियर लॉट में आ गए। फिर ये सब मेरे साथ के, हाँ ये आपके साथ मैं भी सीनियर लॉट। मैं आपको हमारी एक बड़ी अच्छी जो है वो यंगर जनरेशन की खातून है जिनको हम बहुत पसंद करते हैं, जमजम नाम है उनका, और वो कराची के अक्सर इलाकों में मौजूद होती है और हमें वहाँ के पकवान और खाने के बारे में बताती है। तो अस्सलाम वालेकुम जमजम, किधर मौजूद हैं आज? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। और इस वक्त मैं नुमाइश चौरंगी पर कायम JDC के दस्तरखान पर मौजूद हूँ और यहाँ पर अफ्तार के लिए सिर्फ 22 देगे बनाई जाती हैं और सहरी के लिए तकरीबन 350 से 400 देगे बनाई जाती हैं। ये आप देख सकती हैं, ये थाल है और इसमें जो है वो समोसा, रोल, जलेबी, पकोड़े, खजूर और यानी फ्रूट्स भी यहाँ दिए जाते हैं। मेरे साथ मौजूद है यहीं के एक रज़ाकार। ये मुझे बताइएगा कि इतने रश को कैसे मैनेज कर लेते हो? देखिए, इतने रश को मैनेज करने के लिए हमारे को पास वॉलंटियर्स की ज़रूरत होती है और हमारे पास वॉलंटियर्स की तादाद बहुत है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे सर्विंग हो चुकी है, तो इसमें वॉलंटियर्स की तादाद बहुत है हमारे पास, हम कर लेते हैं सर्विंग। अच्छा, तादाद बहुत है। जरा मुझे ये भी दिखाइएगा, आज जो है ये चने वाले कौन से छोला पुलाव, अच्छा छोला पुलाव जो है वो आज यहाँ पर बनाए गए हैं। मैं कैमरामैन से कहूंगी कि ये मनाज़िर भी दिखाएं कि रश आप यहाँ पर हाँ ये रश आप देख सकती हैं। और इसमें सिर्फ हाउस कीपिंग स्टाफ और मतलब कि कोई इस गरीब गुरबा नहीं बल्कि अच्छे घराने से भी लोग जो है वो यहाँ JDC के दस्तरखान पर आते हैं और यहाँ का रुख करते हैं। यहाँ पर कभी मंदी राइस के साथ फिश होती है मेन्यू में, या भी बीफ पुलाव होता है, कभी चिकन पुलाव होता है। आज जो है वो छोला पुलाव था, वो जो है यहाँ पर अब बैठ चुके। अच्छा, ये शरबत यहाँ पर अगर बात करें तो ये पाइनएप्पल जूसेस हैं, ये दिए जाते हैं इस तरह से लोगों को, ताकि क्योंकि अगर जग में डाली जाए शरबत तो वो गिर भी सकती है, दस्तरखान ख़राब हो जाता है। इसीलिए जो है इन्होंने ये सिस्टम एक मुतारिफ करवाया कि इस तरह से पैकिंग में जो है वो जूस देते हैं। हमें भी देकर गए और माशाल्लाह से जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है लोगों की तादाद यहाँ पर जो है बढ़ती चली जा रही है। थैंक यू जमजम सो मच। इतने जोश और खरोश, हाँ, एनर्जी के साथ वो हमें बताती हैं। लेकिन हमें जो है अब जाना है UK की तरफ। हमारे साथ वहाँ उरूज हैं जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। हम जरा उनसे भी हाल अहवाल पूछ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप उरूज? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? बिल्कुल फर्स्ट क्लास। आपको इंटरनेशनल पाई डे बहुत बहुत मुबारक। पाई डे वो वाला पाई नहीं जो कि UK में मिलता है। उनको पता होगा। अच्छा, शायद आपको पता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो पता होगा शायद। नहीं, एक्चुअली मुझे नहीं पता। चले, हमने आपको कोई नई इन्फॉर्मेशन दी। मैथमेटिक्स का जो पाई होता है वो उसका डे है। अच्छा उरूज, जरा अपने बारे में बताइए हमें कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है। इज दिस द फील्ड वेयर यू आर वर्किंग इन, या आप कुछ और कर रही हैं? अपनी किसी और हॉबी के बारे में बताएं प्लीज। टेल अस। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और मैं इसी फील्ड में काम करती हूँ। मैं पाकिस्तान से जो थी क्वालिफाई होके यहाँ आई थी और शादी करके एक्चुअली मैं यहाँ मूव हुई थी। और जब से मैं आई हूँ तब से इट्स बिन 7 years और तब से मैं काम कर रही हूँ। एंड आई ऑल्सो डू ब्लॉगिंग। तो मेरा इंस्टाग्राम पेज है, उसके ऊपर मैं जो हूँ स्टाइलिंग वीडियो शेयर करती हूँ। तो दैट इज़ लाइक अ पैशन, तो दैट इज़ लाइक अ क्रिएटिव आउटलेट। सारे बोरिंग काम करने के बाद, दिन के सारा दिन नंबर्स देखने के बाद, तो आई लव डूइंग दैट। तो आपको अपना काम वैसे बोरिंग लगता है इसका मतलब? क्योंकि मुझे लगता है जनरली आप दूसरे लोग कहते हैं कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी बोरिंग है, तो आप खुद कह रही हैं। नहीं, बोरिंग आई वुड से कि मतलब उतना इंटरेस्टिंग नहीं होता। आई डू एंजॉय इट और इसीलिए मैं करती भी हूँ। और लेकिन जो है ज़्यादा मज़ा आता है थोड़ा सा, और आप जो ध्यान बढ़ जाता है थोड़ा सा कि अगर आप कोई और काम भी साथ साथ कर रहे हो
और बाकी मेरी एक बेटी है 3 साल की सॉरी, और बस उसके साथ मैं बिजी रहती हूँ। बेटी थी, बड़ी भी नहीं हुई और उसकी फौरन से 1 और 3 साल हो गए। लेकिन इससे आपको पता चल रहा है कि दैट इज मॉम ब्रेन, बिल्कुल जो है रोजा ब्रेन। ये फील्स लाइक कि 3 साल हो गए जब से ये ऐसा। एग्जैक्टली, नहीं बिल्कुल ऐसे ही है, टाइम इतनी जल्दी गुजर जाता है, पता ही नहीं चलता है। रमज़ान आपका कैसे गुजरा है? यूके में क्या डिफरेंसेस है रमज़ान के हवाले से? पाकिस्तान से क्या डिफरेंसेस है वहाँ पे? मुझे लगता है सबसे बड़ा डिफरेंस तो ये होता है कि आपको जो वर्किंग आवर्स होते हैं उसमें कोई लीनियंस नहीं होती, तो आपने उतने ही आवर्स करने होते हैं टाइम्स। क्योंकि मैं थोड़ा सा लंदन से बाहर रहती हूँ और मैं लंदन जाती हूँ काम के लिए, तो यूजुअली ये होता है कि रास्ते में ही रोज़ा खुल रहा होता है, फिर घर आते हैं और फिर आके अपनी कोई ना कोई जो होती है इफ्तारी करते हैं और खाना खाते हैं। और एक और ये भी डिफरेंस होता है कि इफ्तारी का उस तरह एहतमाम नहीं होता, हम यूजुअली यही होता है कि बस खाना ही खा लेते हैं। हाँ, मतलब ऑब्वियसली हेल्प नहीं जब होती ना, हमें पाकिस्तान में हेल्प बहुत अफोर्डेड है ना, बहुत अच्छी होती है हेल्प। हम और थैंक यू सो मच कि आपने इतने टफ स्केड्यूल से हमारे लिए टाइम निकाला और हमें ज्वाइन किया और हमारी ऑडियंस से भी बात। थैंक यू सो मच। अच्छा जी आसिम, अच्छा आप मुझे बताएं कि आपका क्या स्केड्यूल होता है रमजान में? बिकॉज़ आई फील लाइक इट मस्ट बी बिजी अगर आप ईद शोज भी प्लान कर रहे हैं। बिल्कुल, स्केड्यूल ये होता है, आई एम बेस्ड इन इस्लामाबाद, आई लिव देयर एंड आई कम टू कराची फॉर माय वर्क, फॉर माय रिकॉर्डिंग्स। तो जो इस्लामाबाद का स्केड्यूल होता है उसमें यूजुअली ये कि रमज़ान में क्योंकि हमारा रोज़ा बहुत जल्दी खुल जाता है, इफ्तारी जल्दी होती है और मौसम बहुत अच्छा है, तो आजकल रमज़ान बहुत ही शानदार है वहाँ। मुझे लगता है इस्लामाबाद मैं इस्लामाबाद में थी। अभी सोचे जब मैं आया हूँ परसों तो वहाँ पे हीटर्स चल रहे थे नहीं, और यहाँ पे आप ये देखें कि यहाँ पे एसी चल रहे, मतलब इतना क्लाइमेट का चेंज है बहुत ज्यादा। अच्छा, वहाँ तो बारिश होती है और मौसम चेंज। हाँ बिल्कुल, अभी सर्दियाँ जा रही थी, बारिश हुई, हीटर्स दोबारा ऑन हो गए। हाँ, मतलब मैं जब आ रही थी जो हमारे पास आते हैं हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट्स इस्लामाबाद से, जब हम देखते हैं तो देखते हैं इतना खुशगवार मौसम, इतना खुशगवार। हम कराची वाले, अच्छा शुरुआत हमारी भी रमजान की ऐसी हुई थी, मौसम अच्छा था, लेकिन एकदम से जो है ना गर्मी आ गई है यहाँ पे। आपको भी महसूस हुआ होगा। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, होस्ट जाग गया एकदम से। आज होस्ट से बड़े सवाल हो रहे हैं, आज हमसे सवाल अच्छा हो रहे हैं कि जब आपका जो मैंने प्ले फॉलो किया था जिंदगी गुलजार है, और उस वक्त जो आपका एक टैलेंट था, आपका इंट्रोडक्शन हुआ था, और अब जो आजकल काम कर रही हैं, तो आप समझते हैं कि अपने क्राफ्ट को आपने इम्प्रूव किया? हाँ बिल्कुल, मुझे लगता है कि मैंने अपने क्राफ्ट को इम्प्रूव किया, बल्कि मुझे हमेशा यही लगता है कि इंसान जो चीज़ जितनी करता है उससे इम्प्रूवमेंट आती है। बट हाँ, बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, यू नो, एन एक्टर इज ओनली वन कॉग इन द मशीन। बिल्कुल, जो इंटायर प्रेजेंटेशन होती है ना, उससे एक्चुअली आप एक्टर की मतलब जो होती है इज्जत भी मिलती है, और आप अगर आप नहीं डायरेक्टर अच्छा हो, आपके जो को स्टार्स हैं वो कैसा काम करें। अच्छा, आजकल जो है सेट बड़ा होता है कि सेट अच्छा होना चाहिए, डीपी अच्छा होना चाहिए, लाइटिंग अच्छी होनी चाहिए, कैमराज अच्छे होने चाहिए। So I think if you compare जिंदगी गुलजार है to today, obviously I think हमने प्रोग्रेस किया है, बहुत किया प्रोग्रेस। और मैं यहाँ ये जरूर कहना चाहूँगा मंशा आपके लिए कि इतने बड़े स्टार्स में आपने अपने टैलेंट को मनवाया, जो कि बहुत बड़ी बात है। यू वर सराउंडेड विद लाइक समीना पीरज़ादा, उसके अलावा सनम सईद, फवाद खान, और इतना बड़ा एक वो बिग कास्ट थी, उसके अंदर एक नई लड़की आके अपना टैलेंट वो कर रही है, और नोटिस करें लोग कि हम लोग के भाई ये कौन सी लड़की आई है, इतना अच्छा काम कर रही है। और कंसिस्टेंटली किया है मंशा ने, और मैंने और मंशा ने बहुत सारे काम किए हैं। बिल्कुल। और हम सिर्फ म्यूजिक वीडियो एक रह गई हमारी, बाकी हम कमर्शियल में आ चुके हैं। वो ईद के बाद आपकी म्यूजिक वीडियो चलेगी इंशाल्लाह। मैं आप लोगों को इधर छोड़ के जाऊंगी, क्योंकि मुझे लगता है हमारी जो, आई थिंक मैं भी आपके साथ ही नहीं आप रहिएगा, आप पे स्विच होता रहेगा, क्योंकि हम यहाँ पे चाहते हैं हमारे मेहमान के ऊपर भी नजर हो, हमारे पकवान पे भी नजर हो। मेहमान और पकवान देखे साथ। और गुजर के जब मैं जाऊंगी यहाँ से, तो हमारे जो है हाइजीन पार्टनर्स हमें नजर आएंगे, जिनमें है लाइफबॉय। इनसे हाथ धोएंगे तो सारे जर्म्स खत्म हो जाते हैं। लेमन मैक्स से हम अपने बर्तन चमकाते हैं, और मुझे बाकियों के नाम पता है आसान, तो मुझे बताने दीजिए। हमारा जो ये ऑसम किचन है, ये ऑसम किचन की वजह से आपके सामने है। और इसके अलावा हम ग्लैम गैस हैं, जिन्होंने हमें अप्लायंसेस दिए हैं। दे आर अप्लायंस पार्टनर्स एंड फूड पार्टनर्स इज KFC, पेप्सी एंड ऑफ कोर्स हु कैन मिस सनरिच। बिल्कुल। सनोबर, सनोबर के देखो, मैंने भी तुम्हारा नाम गलत ले लिया। कोई बात नहीं, मैंने तुमसे बदला ले लिया ना। वो बदले।
So मुझे उन्होंने एक दफ़ा जिले कहा था, मैंने कहा मैं किस तरह से बदला लूँ, तो दूसरा लकब मैंने इनको दिया। सोबिया, अब आप मुझे बताइए कि जो खुशबू मुझे आ रही है ना, ये क्या मेरे खाने की कोई चीज़ है पसंद की? नहीं, लेकिन मैं खा सकती हूँ ऐसा मसाला। मंशा लेके भी जा रही है, आपको बताओ मंशा ने एक डिब्बा भर के एक्चुअली हमारा पार्सल पहले से होना शुरू किया। अच्छा, हमने बनाया मैक एंड चीज़ जो कि फहीता फ्लेवर में है। अच्छा, बट इसका बनाने का बड़ा आसान तरीका है। फहीता का जो है मैंने मसाला फॉर्मुलेशन बताना है, ये बना के आप रख लीजिए, 6 मंथ तक आपका चलता रहेगा। अगर आपने केक बनाना है, ग्रिल चिकन बनाना है, उसमें आप बस डालें और ग्रिल कर लें। अच्छा, मैं आपको बताना चलूँ, इसके लिए मैंने अनियन पाउडर ले लिया, पेपरिका पाउडर, ड्राइड ऑरिगेनो, शुगर, लहसुन का पाउडर, काली मिर्च पाउडर, नमक, लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर। टैल्कम पाउडर नहीं? अच्छा नहीं है टैल्कम पाउडर। क्यों? टैल्कम पाउडर नहीं है। टैल्कम पाउडर तो बॉडी पे नहीं लगाते। जाले तुम कंफ्यूज सारी का वक्त करीब आ रहा है, मैंने कहा इतने सारे पाउडर हो गए। अरे नहीं, इसको बना के ना जो आप पैकेट बाहर लेते हैं वो बना के रख लें और फिर आप डालें। अच्छा, पहले हमने ऑयल ले लिया, चिकन डाला, हमारा फहीता मसाला डाला, इसमें लेमन स्क्वीज किया, इसके बाद हमने कैप्सिकम ले लिया, रेड येलो ग्रीन, और फिर अनियन लेके हमने उसको सौते कर लिया। इस पर आपका बॉयल पास्ता किया, हमने मिल्क डाला, क्रीम डाला, चेडर मोज़रेला चीज़ डाली, पानी आ रहा है और फिर आपका जो है फहीदा मैक एंड चीज़ रेडी। अच्छा, हमने कुकम्बर कूलर बनाया है वहाँ पे, लेमनेड। ओह, इट लुक्स सो प्रिटी। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको नाज़रीन कहते चलूँ कि देखिए टेस्ट तो बहुत अमेजिंग होता है, ये जब आप घर पे बनाएंगे तो आप खुद उसका अंदाज़ा लगाएंगे, लेकिन इसकी प्रेजेंटेशन इज़ फैंटास्टिक। तो ये आपने स्पेशली सीखी है? अच्छा, जो हम बेसिकली हर तरह का कोर्स होता है 6 मंथ 12 मंथ, तो मैंने ग्रेजुएशन की इन कलनरी, जैसे डॉक्टर बनने के लिए आप करते हैं या लॉयर बनने के लिए, तो वैसे शेफ़ बनने के लिए भी ग्रेजुएशन होता है, जिसमें आपको प्लेटिंग से लेकर हर चीज़ सिखाते हैं, हाइजीन एंड एवरीथिंग। दैट इज़ अमेजिंग। अच्छा, मैंने इसके लिए क्या ले लिया, कुकम्बर को हमने पानी में उसको ब्लेंड कर लिया, उसको फिर हमने ड्रेन कर लिया सारा उसका पानी, और फिर हमने इसके अंदर शुगर डाला, मिंट डाला, लेमन जूस डालकर हमने इसको ब्लेंड कर लिया, और फिर हमने बहुत सारा बर्फ़ डालकर ये आपका जो है लेमनेड कूलर रेडी है। ये जो विफ आ रही है मुझे, इससे मैं ज़रा दूर जाना चाहती हूँ बिकॉज़ इफ्तारी में थोड़ा सा टाइम है नाजरीन। थैंक यू सो मच सोबिया। सोबिया का नाम है सोबिया जानू, ठीक है? तो और सोबिया आज अच्छी भी बहुत लग रही है। सोबिया के जो स्ट्रेट बाल माशाल्लाह से, शी लुक्स सो नाइस टुडे। आई लव द वेरी वेरी नाइस। और ये तो हमारी पता है रोजाना इफ्तारी होती है। अच्छा, हाउ वंडरफुल। यही लाइव कुकिंग है, यहीं पे हम लोग जो है वो खाना खाते हैं, और यहीं से जो है हम खाना लेकर भी जाते हैं। के चली जाती है, क्योंकि मैं जो अगर ये मुझे जानते हैं मेरी ग़िज़ा ही इतनी सी है, अच्छा, उतने में मेरा पेट भर जाता है। अच्छा, मैं जाते जाते ना आसिम, मैं लोगों को बताती जाऊँ, आपका फैशन से बहुत गहरा लगाव रहा है। सो अभी जो है ये कहा जा रहा है सोशल मीडिया में कि अगर आप फर्शी शलवार नहीं पहनेंगे तो आप कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या ये वाकई ऐसा है? जाले, आप जो है अपना आपका जो फैशन है वो बड़ा अहेड ऑफ टाइम होता है। इफ आई रिमेम्बर, आप तो लास्ट ईयर पहन चुकी है ये। कितनी गलत बात है ना? आपने पिछले दोबारा निकाल के पहन लूंगी, आपने बताया क्यों? तो ये एकदम एक ट्रेंड शुरू हुआ है फर्शी शलवार का, मेन एंड वुमेन बोथ। अच्छा, ये रिपीट हुआ? हाँ, मैंने आज ही कोई पोस्ट देखी है। हाँ जी, 1970s या 80s में, लेट 70s, आदमियों की क्या अमेजिंग फर्शी शलवार नहीं, तो इस अब क्या लड़के भी पहन रहे हैं? लड़के भी पहन रहे हैं, शॉर्ट शर्ट और खुले पांचों वाली शलवार। सो गुड। Of course. They look really good. आपका क्या पर्सनल स्टाइल होगा अगर आप 70s, 80s या 90s को? I think I would really like जो 80s का स्टाइल था. अच्छा. That was उस बेल बॉटम? नहीं, वो 70s का था. 80s में आगे थे, जो आजकल फिर है, जो लूज जीन्स हैं, बैगी पैंट्स होती हैं. अगर आप देखें इस वक्त उसका ट्रेंड चल रहा है. मॉम जीन्स, बॉयफ्रेंड. Of course. और उसके साथ जो टी शर्ट्स थी और सॉलिड कलर्स थे. That's amazing. मंशा, आपका क्या होगा? मेरा एक्चुअली आई डोंट नो, मुझे लगता है हर टाइम का ना एक कोई अच्छा होता है। सम आई लव बेल बॉटम जीन्स, आई लव लूज जीन्स, आई लव मॉम जीन्स, आई लव लूज शर्ट्स। मुझे हर जगह से कुछ ना कुछ बोरो करना होता है, एंड आई रियली लव इट। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग आवर गेस्ट। इट वाज अ प्लेजर। मुझसे मंशा ने पूछा नहीं, मैं कल बताऊंगी आपको नाज़रीन। आज क्या नहीं बताएगा? क्या नहीं बताओगे? नहीं कि मेरा स्टाइल क्या है। ओह सॉरी, आप बताइए प्लीज आपका स्टाइल। मैं तो बताना ही नहीं पिलो हो रहा है इस क्वेश्चन का। मैंने आसिम ने आपको बताया था मैं हेड ऑफ टाइम तो जो मैं अभी पहन रही हूँ, अगले साल तो ये सारे क्यूज मुझे जरा पहले देने चाहिए, क्योंकि आई एम स्लो ऑन द अपटेक। ऑल्सो मंशा को रोजा लग रहा होता है और मंशा के सामने जो है मैक एंड चीज है। नाज़रीन, मैं ये नहीं चाहती कि आपका
आपका रोजा खराब हो, आप भी इफ्तारी की तैयारी कीजिए। थैंक यू सो मच, आपने अपना रोजा हमारे साथ गुजारा। थैंक यू आसिम। सो स्पेंडिंग द 13th रोजा विद अस। माशाल्लाह। 14 रोजे के साथ हम आपके साथ यहीं हाजिर होंगे जहाने रमजान में। तो जाते जाते मेरी तरफ से, आसिम की तरफ से, मंशा की तरफ से और सोबिया की तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।